हो गया लाइव? ओके ओके हो गया। इसका थोड़ा सा मतलब साइज और करो, बहुत कम आ रहा है। मतलब ये बोर्ड ही आना चाहिए, बाकी साइड का कम आना चाहिए। साइड का मेरे साथ मत किया करो, उनको कर दिया करो। जितना ज़्यादा फोकस होगा बच्चों को उतना अच्छा क्लियर दिखाई पड़ेगा वहाँ, वरना बाद में बच्चों को बड़ा तकलीफ होती है देखने में। और बड़ा करो। बस इतना ही आएगा। कल इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसका आगे बढ़ाओ। कल क्यों है एकदम बोर्ड पे आ रहा था? अब दिखाओ। अब ऑलमोस्ट है, सही है बिल्कुल। देखो अभी बोर्ड थोड़ा सा साइड में जा रहा है। हाँ मेरा पिक्चर नहीं अच्छी है, मेरी शक्ल नहीं अच्छी है, इस सलाम की अब मुझे बताओ। अब मतलब साइड भी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा कट रही है। हो गया? आ गया? देखना मैं दिखाता हूँ। ये विजिबल है और ये विजिबल है और ये विजिबल है, ये विजिबल है। ठीक है, चलो बस इतना मुझे बहुत है, बस कॉर्नर नहीं चाहिए। ओके, सो गुड आफ्टरनून। रादर 12 बज चुके हैं तो गुड आफ्टरनून, शांत रहो एकदम। सो कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में लिविंग वर्ड को पढ़ा हुआ था, आप अगर याद करें। सो लिविंग वर्ड में हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, और मैंने आपको कुछ कैरेक्टर समझाए थे। अगर आप उन कैरेक्टर को इनलिस्ट करेंगे देन आई विल बी वेरी हैप्पी। पहला बात हमने आपसे बोली थी कि सर ग्रोथ हो सकती है। फिर आपको दूसरा पॉइंट पढ़ाया गया था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था इट वाज अ मेटाबॉलिज्म, अगर आपको याद हो, मेटाबॉलिज्म। फिर हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे सेल बनती है और कैसे साइटोप्लाज्म उसमें मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा मैंने आपको वहां पर सिखाया था सेंसिटिविटी, सॉरी देख लीजिए आवाज आ रही है। सो देयर वाज अ पॉइंट नोन एज सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ था रेस्पॉन्सिवनेस। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस को एक साथ मैंने आपसे बोला था कि कंबाइंड रूप से इन्हें हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस, अगर आपको याद है। इसके अलावा ओके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बात मैंने कल आपको पढ़ाई थी। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कॉन्शियसनेस के अलावा पढ़ाया था सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन।
ये पॉइंट है जो एनसीईआरटी से इसे भूलिए मत। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बताया था सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन आपको लगेगा इतना सब एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, तो आप एनसीईआरटी को ओपन करिए। सो ये 4 पॉइंट हो गए। फिर इस एक कॉन्शियसनेस को मैंने 2 पॉइंट में तोड़ा, फिर एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ। इसके बाद मैंने आपको समझाया था 2 मुख्य पॉइंट और, वन इज नोन एज इंटरैक्शंस, और इंटरैक्शन के अलावा हमने आपको पढ़ाया था इमरजेंस। अगर आप इतनी चीजें इनलिस्ट भी कर लेते हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि आपने देखा। सो देयर इज अ वन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है इन चारों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो कॉन्शियसनेस को रिलेटेड होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस ऑर्गेनिज्म में कैसे शो होती है। इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, इंटरेक्शन और इमरजेंस से हमारा टॉपिक होना चाहिए। सो एक बार इनलिस्ट करिए मेरे साथ एक बार फिर से। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज नोन एज रिप्रोडक्शन, सो नंबर 3 इज नोन एज योर मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्शियसनेस। इसके अलावा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ रेप्लिकेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटरेक्शंस एंड इमरजेंस। खैर, आपके कल के टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपको कॉन्शियसनेस के बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा टर्म समझते हैं, एंड दैट टर्म इज नोन एज स्टिमुलस। इस टर्म को समझने की जरूरत है। इट इज नोन एज स्टिमुलस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस। याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 तरीके के इन्वायरमेंट हो सकते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोलूं कि मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मेरी बॉडी का जो भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, मेरी बॉडी जो भी इनसाइड्स है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, मेरे आसपास जितनी भी फिजिकल चीजें हैं इन्हें बोलेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, फिजिकल इन्वायरमेंट। और अगर मेरी बॉडी के केमिकल्स में या मेरे ऑर्गेनिज्म के केमिकल में कुछ भी चेंजेस आते हैं, दीज आर नोन एज केमिकल इन्वायरमेंट। सो याद रखना, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव 3 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड इट्स। इट इज नोन एज बायोलॉजिकल। फॉर मी, even any other living organism is a biological environment. For example, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और आप एक ऑर्गेनिज्म है, तो आप एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रखते हैं। पर आप मैं बोलूं सनलाइट, मैं बोलूं टेम्परेचर, ये फिजिकल है। लेकिन मैं बोलूं कि कोई केमिकल के टच में मैं आता हूं, वो केमिकल है। अब होता क्या, व्हाट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज, सिंपल डेफिनेशन है, एनी चेंज। सिंपल सा टर्म है, व्हाट इज स्टिमुलस, एनी चेंज इन biological, physical and chemical environment of organism. ऑर्गेनिज्म के फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज करे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये पेन है और मैं आपकी तरफ इसे फेंकूं, तो जैसे ही आपकी तरफ मैं फेंकूंगा तो इसकी वेलोसिटी की वजह से आपको कुछ चेंज दिखाई पड़ेंगे। अरे आप बैठे चुपचाप, आपके सामने मैंने चेंज किया, ये चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। So any change in biological, physical or chemical environment of organism that provoke response, जो response पैदा कर दे organism में, provoke का मतलब पैदा करना, that provoke the response in organism, organism में जो भी बेटा response पैदा कर दे, ऐसे किसी भी change को हम लोग stimulus बोलते हैं। सनलाइट पड़ी, सनलाइट एक फिजिकल चेंज है, और जैसे सनलाइट पड़ी या तो आपको सूदिंग लगी या तो आप वहां से हट गए, इट इज अ रेस्पॉन्स। यानी कि सनलाइट की तरफ आपका एक रेस्पॉन्स होगा। आपके सामने अल्कोहल गिरा, आप केमिकल गिरा, आपके लिए उसका एक रेस्पॉन्स होगा। एक ऑर्गेनिज्म आपकी तरफ आया, वो आपका बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा। सो एनी चेंज इन बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवोक रेस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलस। अब आपको लगेगा 5 मिनट से मैं स्टिमुलस क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं ऑर्गेनिज्म। ये रहा ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला जब भी कोई स्टिमुलस कहीं पर भी पैदा होगा, उस
स्टिमुलस को कोई भी ऑर्गेनिज्म रिसीव करते हैं, और रिसीव करना इट इज नोन एज सेंसिटिविटी। प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए। अगर मैं बोलूं व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज नथिंग, इट इज अ रिसेप्शन, रिसीव करना, रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिसीव कर लेना, इट इज नोन एज सेंसिटिविटी। आप मेरे सामने से आए, मैंने आपको देख लिया, इसका मतलब मैं आपको लेकर सेंसिटिव हूं। सनलाइट मेरे हाथ में पड़ी, गर्म लगी, मुझे टेम्परेचर फील हुआ, इसका मतलब मैंने टेम्परेचर को रिसीव किया, ये सेंसिटिविटी है। इसका मतलब किसी भी स्टिमुलस के लिए पहला काम जो होता है वो होती है सेंसिटिविटी। और जैसे ही ऑर्गेनिज्म को सेंसिटिविटी मिल जाती है, याद रखना, जब जैसे ही ऑर्गेनिज्म को सेंसिटिविटी मिल जाती है, उस सेंसिटिविटी के हिसाब से वो वहां पर रिस्पॉन्स पैदा करता है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज रिस्पॉन्स, दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? रेस्पॉन्स इज नथिंग बट रिएक्शन। मैंने जो भी रिसीव किया उसको मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। तो एक चीज रिसीव हुई, दैट इज सेंसिटिविटी, और जब मैंने उसको रिएक्ट किया, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। तो अगर ऑर्गेनिज्म में, याद रखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों बातें हैं, कौन कौन सा, एक तो रेस्पॉन्स है और दूसरा सेंसिटिविटी है, तो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ के लिए कॉन्शियस है। क्या है बेटा? कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब हो गया कि वो अपने चारों तरफ क्या चल रहा है इस बात को जान गया है। अब अगर ये दो चीजें मैं यहां पर लिखूं तो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कॉन्शियस होने को हर ऑर्गेनिज्म, दुनिया का हर बंदा, जब मैं कॉन्शियसनेस पढ़ाता हूं, कॉन्शियस चीज पढ़ाता हूं, तो बोलता कॉन्शियस होने के लिए ब्रेन चाहिए। सी, क्या कॉन्शियस होने के लिए ब्रेन चाहिए, इस बात पे मेरे को इशू है। चलिए, मेरे को बोर्ड खाली चाहिए, मुझे ये वाला एरिया खाली चाहिए, इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? चलिए, स्टिमुलस इज एनी चेंज, पहली बात एनी चेंज इन बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। उस स्टिमुलस को देखकर कोई भी ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा। रिसीव करना इज नोन एज सेंसिटिविटी, और स्टिमुलस को रिएक्ट करना इट इज नोन एज रेस्पॉन्स और रेस्पॉन्सिवनेस। और अगर आप में सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स दोनों हैं तो आप हैं कॉन्शियस। और अगर आप कॉन्शियस हैं तो क्या कॉन्शियस होने के लिए ब्रेन की जरूरत है? और मैं आपको 10 नहीं हजारों ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं कि कॉन्शियसनेस का ब्रेन से कोई लेना देना नहीं। अजीब बात है, लेकिन जैसे मैं कॉन्शियस बोलता हूं आप बोलते हो सर ब्रेन होना चाहिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल, क्या अमीबा अपने इन्वायरमेंट में कॉन्शियस है? यस, अमीबा इज कॉन्शियस, क्योंकि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है भाई साहब, अमीबा एक कॉन्शियस है। पर क्या अमीबा में ब्रेन है? नो, देयर इज नो ब्रेन। सिंपल बात है। अगर मैं बोलूं क्या प्लांट अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में कॉन्शियस हैं? यस, इवन प्लांट आर कॉन्शियस। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो पीरियोडिज्म, आप पढ़ेंगे कि बेटा प्लांट लाइट के ड्यूरेशन को रिस्पॉन्स करके अपने आप फ्लावरिंग करते हैं। ये शब्द समझिएगा, फोटो पीरियोडिज्म। There are some plant which respond और फ्लावरिंग करते हैं on the basis of light duration। इसका मतलब वो लाइट ड्यूरेशन के लिए कॉन्शियस हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूं, do plant have the brain? No, plant do not have the brain। इनके पास भी ब्रेन नहीं है। सो बच्चों, अगर मैं बोलूं किसी एक बैक्टीरिया किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा लीजिए, क्या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ब्रेन होना जरूरी है कॉन्शियसनेस के लिए? नो। यस, ब्रेन भी कॉन्शियसनेस देता है, लेकिन केवल ब्रेन से कॉन्शियसनेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियसनेस कोई और प्रॉपर्टी है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए। मैंने बोला ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, और रिसीव कर लिया तो आ गई सेंसिटिविटी। फिर ऑर्गेनिज्म ने उस स्टिमुलस को रिएक्ट कर दिया तो आ गया रेस्पॉन्सिवनेस। तो हमारे पास सेंसिटिविटी भी है और रेस्पॉन्सिवनेस भी है। इसका मतलब हमारे पास है कॉन्शियसनेस। हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियसनेस होने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेन।
ब्रेन भी कॉन्शियसनेस देता है, लेकिन हमेशा ब्रेन हो ऐसा जरूरी नहीं है। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस? यस, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चा। इसको अगर आपने सीख लिया देन यू आर अ हीरो। आपको मालूम है हर कोशिका में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। यस, दिस साइटोप्लाज्म इज बेसिक नीड फॉर द कॉन्शियसनेस। अगर इस दुनिया में किसी के पास भी साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म इज कॉन्शियस। अब अजीब लगेगा कुछ लोगों को कि अच्छा साइटोप्लाज्म कॉन्शियस है, क्या बकवास पढ़ा रहे हैं आप? यस, साइटोप्लाज्म इज कॉन्शियस। अमीबा के पास बताओ ले देकर कितनी सेल है? एक सेल है। अगर अमीबा के पास ले दे करके एक ही सेल है तो क्या अमीबा लाइट को रिसीव करता होगा? यस। क्या लाइट को रिएक्ट करता होगा? यस। तो बताइए अमीबा जिसके पास सेल ही है और साइटोप्लाज्म है, वो लाइट को रिसीव और लाइट को रिएक्ट किस बेसिस पे करता होगा? उसके पास तो ब्रेन नहीं है, तो उसके पास तो केवल एक ही सेल है, सिंगल सेल है। इसका मतलब इस सिंगल सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसकी प्रॉपर्टी है कि वो किसी चीज को सेंस करे और रिएक्ट करे। तो इस दुनिया में जिसके पास भी साइटोप्लाज्म है वो कॉन्शियस है। और अगर इतना सीख गए तो देखो कल की पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं होते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूं कि कल आपको कितना समझ था, इसलिए मैंने कई बार बोला अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ करे आप मुझे व्हाट्सएप जरूर किया करें। कल मैंने एक और बात आपको बताई थी, अगर आपको याद है, मैं इस बात को यहीं पर रोक देता हूं, यह अलग बात है, ये मैं कल की बात बता रहा हूं। जब मैंने कल आपको सिखाया था तो मैंने बताया था कि अगर दुनिया में किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म है तो मेटाबॉलिज्म जरूर होगी। और मैंने कल ही सिखाया था कि अगर मेटाबॉलिज्म है तो बंदा लिविंग जरूर होगा। अगर कहीं पर साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल है, साइटोप्लाज्म है, तो बंदे के पास मेटाबॉलिज्म होगी, और मेटाबॉलिज्म होगी तो लिविंग होगा। इसका मतलब साइटोप्लाज्म है तो लिविंग होगा। और आज मैं आपको बोलता हूं कि साइटोप्लाज्म है तो कॉन्शियस होगा। इसका मतलब इन दोनों को रिलेट करो, अगर साइटोप्लाज्म है तो मेटाबॉलिज्म होगी, साइटोप्लाज्म है तो कॉन्शियस होगा, साइटोप्लाज्म में लिविंग है तो कॉन्शियस भी लिविंग होगा। इसका मतलब एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस। एवरी लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस। इस दुनिया का हर लिविंग बीइंग कॉन्शियस है। इसका मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अनकॉन्शियस हो, अपने अनअवेयर हो। एंड दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट, वन मोर प्रॉपर्टी बिकम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो मैं यहां पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। तो कल हम लोगों ने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की सीखी थी। अगर आपको याद हो और आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकें, जहां बैठे हैं फोन पे वहीं से रिस्पॉन्ड कर सकें, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बताइए, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी हो सकती थी। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करे जरूरी नहीं है। क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस। और क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? यस। एंड नाउ देयर इज वन मोर, इट इज कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब भी मैं कॉन्शियसनेस पढ़ाता हूं, लोग कॉन्शियसनेस को ब्रेन से जोड़ देते हैं, और जैसे ही बेटा वो कॉन्शियसनेस को ब्रेन से जोड़ देते हैं, वो कोमा वाला क्वेश्चन, जो कोमाटोज पेशेंट है, वो जो मर रहा है पेशेंट जो कोमा में, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आज मैं आपको वो क्वेश्चन सिखाता हूं। तो चलिए हम लोग इसको सिंपल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार मैं आगे बढ़ूंगा, आप पीछे से चीजें भूलते जाओगे। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आपको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं मानता हूं बायोलॉजी सबसे ऐसी साइंस है जिसमें लिखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए छोटे छोटे नोट्स बनाइए। मैं आपके सामने लिख रहा हूं ग्रोथ, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, ग्रोथ। दूसरा मैंने आपको कल पढ़ाया रिप्रोडक्शन, इसके बाद मैंने पढ़ाया मेटाबॉलिज्म। आप इतनी सारी पढ़ाई के बाद एक छोटा सा कॉलम बनाइए, मेटाबॉलिज्म। चौथा मैंने आपको पढ़ाया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा सा नोट बनाइए, 10 नोट मत बनाइए। और इसके बाद लिखा मैंने कॉन्शियसनेस। अब
ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की है। नो डाउट ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग टू लिविंग बीइंग, बट दीज टू प्रॉपर्टी आर नॉन डिफाइनिंग, नॉट डिफाइनिंग। एक छोटा सा पॉइंट मिल गया आपको, इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एंड नाउ हियर इज द थ्री मोर, दीज आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो दो तरीके की प्रॉपर्टी हो गई डिफाइनिंग। इस दुनिया में जो जिंदा है वो कॉन्शियस है, याद रखना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोमा वाला पेशेंट भी एक्सेप्शन नहीं। फिर से सुन लो, इस दुनिया में जो जिंदा है वो कॉन्शियस है। और कॉन्शियसनेस पढ़ने के बाद हम लोग मूव करते हैं एक अलग पॉइंट में, एंड दैट इज ह्यूमन। चूंकि हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं ह्यूमन के केस में देयर इज अ लिविंग स्टेट, एक ऐसी लिविंग स्टेट है, एक ऐसी लिविंग स्टेट है दैट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ह्यूमन बीइंग में वो सारे रूल लगते हैं जो लिविंग बीइंग में लगते हैं, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग। तो ह्यूमन में ग्रोथ होगी, यस। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होगा, यस। ह्यूमन में मेटाबॉलिज्म होगी, यस। ह्यूमन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, यस। कॉन्शियसनेस होगी, यस। लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज ह्यूमन में एक चीज और बड़ी ऑब्वियस है कि ये कॉन्शियस होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस है। कॉन्शियस तो है, इसके अलावा दे आर सेल्फ कॉन्शियस। और ये इस पूरी ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड में क्या, इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियस होना ह्यूमन के अलावा किसी के पास नहीं। ह्यूमन ने क्या पहना है, वो कैसा दिख रहा है, उसके बाल कैसे हैं, वो किस तरीके के लोगों से शादी करेगा, कहां जाएगा, क्या खाएगा, इस सब चीज के लिए कॉन्शियस है। एंड दिस कॉन्शियसनेस इज नोन एज सेल्फ कॉन्शियसनेस। एंड माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज रिलेटेड विद द ब्रेन। नो ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस विदाउट ब्रेन। इसका मतलब ह्यूमन का ब्रेन मोस्ट डेवलप ब्रेन है, इसलिए वो कॉन्शियस होने के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस भी है। और यहां पर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है। और अगर ह्यूमन बीइंग लिविंग है तो याद रखना, ह्यूमन बीइंग के पास भी साइटोप्लाज्म है। और अगर ह्यूमन बीइंग के पास साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म तो कॉन्शियस होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ मोस्ट डेवलप ब्रेन है। मैंने ये नहीं कहा कि केवल ह्यूमन बीइंग के पास ब्रेन है, मोस्ट डेवलप ब्रेन है। और ऐसा डेवलप ब्रेन है जो सेल्फ कॉन्शियस हो सकता है। तो सेल्फ कॉन्शियस, हर बंदा जिसके पास ब्रेन हो वो सेल्फ कॉन्शियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्रेन की। और इस वजह से ह्यूमन की जो लिविंग स्टेट है, इट्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट। अगर हम सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते तो बताइए, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ये सब होते नहीं होते, फैशन होता नहीं होता। क्या किसी और जानवर के बारे में जा सोचते हैं वो क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कहां रुकेगा? नहीं। हम इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं कि हमें मालूम है हमें क्या पहनना चाहिए, क्या बैठना चाहिए, कैसे बाल संभालने चाहिए। दिस इज सेल्फ कॉन्शियस। और अगर आप इस छोटी सी बात को समझ चुके हैं तो आइए अब हम उस कोमा वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो बुक में डिस्कस किया गया। चलिए बोलते जाइए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा कॉन्शियसनेस। क्या ये हर लिविंग बंदे की प्रॉपर्टी है? यस। नाउ ह्यूमन बीइंग की जो लिविंग स्टेट है वो सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी लिविंग है। और अगर ह्यूमन बीइंग लिविंग है तो वो कॉन्शियस है। और अगर ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस है, इस कॉन्शियसनेस के साथ साथ उनमें और क्या प्रेजेंट है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? ब्रेन। अच्छा, अब वो एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं कि सर, एक हॉस्पिटल का बेड है और इस हॉस्पिटल के बेड में एक ह्यूमन बीइंग कोमा कंडीशन में प्रेजेंट है। चलिए, ये हॉस्पिटल का बेड है और इस हॉस्पिटल के बेड में बंदा कोमा की कंडीशन में, कोमेटोज। और कोमा ऐसा है कि वो ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड का मतलब है हम ये मान रहे हैं कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। और जब ब्रेन डेड हो चुका है तो अब याद रखना, ये ब्रेन दोबारा रिजुविनेट नहीं होने वाला। ये भी एनसीईआरटी लिखती है। और चूंकि सारे कंट्रोल ब्रेन से तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डेड हो सकता था। इसलिए हमने यहां पर बेटा आर्टिफिशियल हार्ट और लंग मशीन लगाई हुई है। हार्ट
लंग मशीन, और ये हार्ट लंग मशीन वेंटिलेटर हमने लगाए हुए हैं। नो डाउट अगर उसका ब्रेन डेड है तो ब्रेन जिन जिन चीजों को कंट्रोल करता है, जिन जिन चीजों को, हमारी हर एक एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रेन डेड होने के बावजूद भी हमने इसको जिंदा रखा है। इसको क्यों जिंदा रखा? हमने इसकी हार्ट मशीन, हार्ट और लंग मशीन लगाकर हार्ट चालू रखे हैं, रेस्पिरेशन चालू रखा है। अब वो पूछते हैं यक्ष प्रश्न, बताइए ये ऑर्गेनिज्म डेड है और लाइव है। अब इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए लोगों ने जाने कितनी कितनी थ्योरीज बता डाली, जाने कितने कितने तरीके से एक्सप्लेन कर डाला। लोग इस क्वेश्चन में आकर के बोलते हैं यस मेटाबॉलिज्म इज बेटर एस्पेक्ट देन कॉन्शियसनेस। नो, जितना जरूरी मेटाबॉलिज्म है उतना जरूरी कॉन्शियसनेस है। आज मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। अब बताइए अगर ये ब्रेन डेड है तो ये सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं है सर, यहां पर लिख गया सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, नो सेल्फ कॉन्शियस। और अगर नो सेल्फ कॉन्शियस है तो ब्रेन से रिलेटेड ने सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन क्या इसका हार्ट और लंग फंक्शन कर रहा है? यस, नो डाउट आर्टिफिशियल तरीके से ही हार्ट लंग फंक्शन कर रहा। तो क्या हार्ट और लंग की सेल्स ऑफ ऑर्गन्स, मैंने ब्रेन नहीं बोला, क्या सेल्स ऑफ ऑर्गन्स ये फंक्शनिंग है? यस, इसका मतलब सेल्स ऑफ ऑर्गन्स का साइटोप्लाज्म फंक्शनिंग है। यस, और अगर सेल्स ऑफ लंग्स का और ऑर्गन का साइटोप्लाज्म फंक्शनिंग है तो क्या उसकी सेल्स कॉन्शियस हैं? यस माय डियर। और अगर ये आप किसी को बोलोगे, बोलेगा आपका टीचर बेवकूफ बना रहा है आपको। मैं जानता हूं, मैं कई बार ये बातें गालियों में सुन चुका हूं, पर मैंने आपको बताया अमीबा को कॉन्शियस बोलते हो ब्रेन है? नहीं है। इसका मतलब सेलुलर लेवल पे कॉन्शियसनेस के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है, और सेलुलर लेवल पे कॉन्शियसनेस को साइटोप्लाज्म की जरूरत है। और अगर हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, तो हार्ट और लंग की सेल्स सही सलामत हैं, इसका मतलब वो मरी नहीं है। और अगर वो मरी नहीं है तो उनमें साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब उनके सेल्स ऑफ ऑर्गन कॉन्शियस हैं। तो जिन सेल में लाइफ है वो कॉन्शियस है। तो बोलो ब्रेन में लाइफ नहीं है, तो क्या ब्रेन डेड होने पर मेटाबॉलिज्म भी नहीं है? यस, ब्रेन में मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, तभी हम ब्रेन को डेड बोलते हैं। ब्रेन डेड का मतलब तभी हो गया कि अगर ब्रेन में मेटाबॉलिज्म नहीं है तभी ब्रेन ने सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं दिया। इसका मतलब जहां जहां, ये लिख लीजिए आप लाइन, जहां जहां पर मेटाबॉलिज्म वहां वहां कॉन्शियसनेस, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज रिलेटेड विद द साइटोप्लाज्म। सो अब आप इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, वेदर दिस ऑर्गेनिज्म इज डेड और अलाइव, तब मैं तुमको बताऊंगा ये क्वेश्चन ही वाहियात, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो तरीके की डेथ होती हैं, वन इज नोन एज सेलुलर डेथ। ये जो सेलुलर डेथ होती हैं इन्हें हम बोलते हैं नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। और दूसरी डेथ हैं जिन्हें हम क्लिनिकल डेथ बोलते हैं, क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो डेथ होती हैं जिनको डॉक्टर प्रोक्लेम करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बंदा डेड हो गया है। और क्लिनिकल डेथ को बताने के लिए हम हमेशा ब्रेन डेड कंडीशन को प्रेफर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बंदा डेड है अगर इसकी हार्ट लंग मशीन हटा दी जाए। फिर आप कहोगे सर अगर डेड है तो मेटाबॉलिज्म चल रही है, कॉन्शियसनेस तो नहीं है। तो मैं कहूंगा नहीं, अगर जहां कॉन्शियसनेस नहीं है वहां मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, और जहां मेटाबॉलिज्म है, जिसकी हार्ट लंग सेल में मेटाबॉलिज्म है, तो वहां कॉन्शियसनेस भी है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डील करते करते ऐसे पहुंच चुके हैं कि आपको लगने लगा है कि यार इन क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चन, यक्ष क्वेश्चनों को सॉल्व करना बंद कर दो, क्योंकि इनका एक पॉइंट में कोई जवाब नहीं होता। फिर अगर इस क्वेश्चन को आप लोग को कभी भी कोई पूछे कि नहीं नहीं वो तो ब्रेन डेड है, तो वो तो कोमा में है, तो वो तो अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बोलो नहीं पगले, अगर ऐसा होता तो बताओ अमीबा के पास ब्रेन नहीं है, तो अमीबा को भी अनकॉन्शियस होना चाहिए। पर क्या अमीबा कॉन्शियस है? यस, एट द सेलुलर लेवल। इसका मतलब जहां जहां साइटोप्लाज्म वहां वहां मेटाबॉलिज्म, वहां वहां कॉन्शियसनेस। ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ कि यस वो क्लिनिकली डेड है।
क्लिनिकली डेड है, लेकिन हम उसे सेलुलर लेवल पर लिविंग मानेंगे। और सेलुलर लेवल पर क्या सारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है उसकी? यस, सेलुलर लेवल पर उस पर मेटाबॉलिज्म भी चल रही है, और सेलुलर लेवल पर वो कॉन्शियसनेस भी है, और सेलुलर लेवल पर उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो क्या सेलुलर लेवल पर ये तीनों बातें ट्रू हैं? यस, ऑल 3। सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेलुलर लेवल पर कॉन्शियसनेस नहीं है। और ब्रेन लेवल पर तीनों चीजें जा रही हैं धीरे धीरे। सेल मर रही हैं, और हमें मालूम है नर्व सेल मर जाए दोबारा रिप्लिकेट नहीं होती, सेल मर रही हैं, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है, कॉन्शियसनेस जा रही है। और ब्रेन की कॉन्शियसनेस जाना, इट इज नोन एज गोइंग ऑफ द सेल्फ कॉन्शियसनेस, नॉट द कॉन्शियसनेस। सो मैंने जितना मुश्किल से, जितना भी प्रॉब्लम हो सकती थी, मैंने इसे समझाने की कोशिश की। आप समझ सके हो तो अच्छी बात है। नाउ वन मोर टॉपिक, इट इज नोन एज लिविंग स्टेट इन डिटेल। एक पैराग्राफ है जहां पर कोमा वाले पोर्शन के बाद से उन्होंने लिविंग स्टेट को डिफाइन करने की कोशिश की है। व्हाट इज लिविंग स्टेट? और यकीन मानिए ये मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। चाहूं तो ना पढ़ाऊं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इससे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जिस दिन भी ये क्वेश्चन बनेगा उस दिन इस क्वेश्चन का जवाब केवल आपके पास होगा। व्हाट इज लिविंग स्टेट? अगर मैं हिंदी में पूछूं कि जीवन क्या है, आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही फिलॉसफिकल भी लग सकता है। कई लोग इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते महात्मा बुद्ध हो गए। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? मैं बोलूं मैं जीवित हूं, तो मैं जीवित क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास हाथ है। हाथ काट के नीचे फेंको, क्या वो हाथ जीवित है? नहीं। क्योंकि मेरे पास नाक है, क्योंकि मेरे पास बॉडी है, क्योंकि मेरे पास लिवर है, क्योंकि मेरे पास लंग्स है। किसी एक ऑर्गन को हटा दीजिए, अगर वो वाइटल है, आपकी लाइफ नहीं है। इसका मतलब जीवन, लिविंग स्टेज इज नथिंग बट इट इज अ इमर्जेंस ऑफ इंटरेक्शंस। ये शब्द याद रखिएगा, इट इज इमर्जेंस ऑफ इंटरेक्शंस। ये मैं छोटा सा हेडिंग आपकी बुक से उठा रहा हूं, इमर्जेंस ऑफ इंटरेक्शंस। अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे डिफाइन करना चलूंगा, मैं आपसे बोलता जाऊंगा और आप उसे समझते जाएंगे। लेट सपोज देयर इज अ ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला इस दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म है, और मैं बोलूं ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो मैं बोलूंगा ये ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो किसकी वजह से लिविंग है? तो आप बोलोगे ये जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो हार्ट की वजह से लिविंग है, वो लंग्स की वजह से लिविंग है, वो लंग्स के लीवर की वजह से लिविंग है, वो किडनी की वजह से लिविंग है। तो मैं कहूंगा अरे इस तरीके से तो आप बहुत सारी चीजें बता रहे हो, तो मैं कहूंगा इस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हार्ट, लंग, लीवर, किडनी एंड डिफरेंट ऑर्गन का हुआ है इंटरेक्शंस। यानी व्हेन हार्ट, लिवर, किडनी, हैंड, माउथ, नेक, एवरीथिंग इट इंटरेक्ट, देन व्हाट इमर्ज आउट? क्या बाहर आकर निकला? ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी इंटरेक्ट द ऑर्गन सिस्टम, फिर से सुनो, इतने सिस्टम्स को, ऑर्गन सिस्टम्स का इंटरेक्शंस किया। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मुझे बहुत लंबा चलना है, अगर धैर्य रह गया तो याद रखना। व्हेन द ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट, मैं यहां पर शब्द लिख दे रहा हूं, जब डिफरेंट ऑर्गन इंटरेक्ट होते हैं तो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या इमर्ज होता है? ऑर्गेनिज्म इमर्ज हुआ। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा नाम सुनील है, मैंने बोला व्हाट इज सुनील? बोले सर ये सुनील है। ध्यान से समझना, अगर मैं ये सुनील हूं, मैं हाथ काट के नीचे फेंक दूं, क्या वो सुनील है? नहीं। लेकिन जब ये मेरी बॉडी में था तब मैं ये सुनील का पार्ट था। मेरा गर्दन काट के फेंक दो, क्या वो सुनील है? नो, वो सुनील सर का हेड है। अगर मेरा पैर काट के फेंक दो, वो क्या सुनील है? नो, वो सुनील सर का पैर है। इसका मतलब मैं बॉडी का हर एक ऑर्गन पार्ट पार्ट कर अलग कर दूं, वेयर इज सुनील? नो वेयर, नो वेयर। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट पढ़ दो, ये सुनील सर का सर है, ये पैर है, ये हाथ है, ये लंग है, ये लीवर है, ये सुनील सर का। इवन मैं मर जाऊं तो बोलेंगे डेड बॉडी है सुनील सर की। सुनील सर नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है, मिट्टी है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म होना ये एक इमर्जिंग क्वालिटी है। और ये किससे इमर्ज हुई है? बहुत सारे इंटरेक्शन से। क्या क्या इंटरेक्ट हुआ है? हमारे लीवर, किडनी, सारे ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट हो गए।
अब आप बोलेंगे सर ये हार्ट कैसे बना, तो मैं बोलूंगा हार्ट सिस्टम कैसे बना, तो मैं बोलूंगा ऑर्गन से बना है। अब हार्ट में ब्लड वेसल्स भी हैं, तो ब्लड वेसल एक अलग ऑर्गन हो गया, हार्ट एक अलग ऑर्गन हो गया, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। तो जब ऑर्गन्स इंटरेक्ट होते हैं, दो ऑर्गन इंटरेक्ट हो, जैसे ट्रैकिया और लंग और लैरिंग्स इंटरेक्ट हुए, लंग्स ट्रैकिया और लैरिंग्स इंटरेक्ट हुए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब व्हेन ऑर्गन एंड ऑर्गन इंटरैक्ट तो क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गन सिस्टम। व्हेन ऑर्गन सिस्टम इंटरैक्ट क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गेनिज्म। और पीछे चलते हैं, आपको मजा आएगा। अगर मैं बोलूं ये ऑर्गन कैसे बने, तो आप बोलेंगे सर व्हेन डिफरेंट टिश्यू इंटरैक्ट। आप बोलो, मैंने बोला एक ऑर्गन है हार्ट, बताओ उसमें क्या क्या टिश्यू हो सकता है, एपिथेलियम हो सकता है, यस, मसल हो सकती है, यस, ब्लड वेसल हो सकती है, यस, कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, यस। इसका मतलब है व्हेन द टिश्यू इंटरैक्ट, यानी बहुत सारे टिश्यूज आपस में इंटरैक्ट हुए तो टिश्यू का हुआ इंटरेक्शन। फिर से सुनना, एक एनसीईआरटी की लाइन है और उस लाइन के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गन। ऑर्गन इंटरैक्ट हुए तो क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बेटा इंटरैक्ट हुए तो क्या हुआ इमर्ज, ऑर्गेनिज्म। एंड नाउ हाउ टिश्यू इमर्ज, व्हेन द सेल, different type of cell, they interact, they will form the tissue. And now how the cell form, अगर मैं बोलूं कि different type of cell organelles, आपको मालूम है न्यूक्लियस है, सेल में क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल्स। और जब मैं बोलूं सेल ऑर्गेनल्स कैसे इस दुनिया में आए, तो आपने बोला सेल ऑर्गेनल बने हो सकते हैं प्रोटीन के, स्टार्च के, कार्बोहाइड्रेट के। इसका मतलब सेल ऑर्गेनल को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बायोमॉलिक्यूल्स। या फिर व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर केमिकल्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया तो मैं सोचूंगा मेरा इतनी देर की मेहनत सही रही। वेदर मॉलिक्यूल्स आर लिविंग, क्या मॉलिक्यूल, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल मैं रख दूं, बोलो ये जिंदा है, नो। मैं प्रोटीन रख दूं आपके सामने, बोलूं ये जिंदा है, नो। आपके सामने मैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए ऐसे रख दूं, बोलूंगा जिंदा है, नो। दे केमिकल्स आर नॉन लिविंग। व्हेन द केमिकल इंटरैक्ट, इनका इंटरैक्ट हुआ, इंटरेक्शन हुआ, क्या इमर्ज हुआ, सेल ऑर्गेनल। मैं बोलूं माइटोकॉन्ड्रिया तो फिर भी सेमी कॉन्शियस है। अगर मैं बोलूं कि चलो गोल्गी बॉडी मैंने निकाल के रख दी, क्या ये लिविंग है, नो। व्हेन द सेल ऑर्गेनल इंटरैक्ट दे फॉर्म द सेल। बताइए सेल पहली बार आपको क्या लिखी, लिविंग दिखी। तो बताइए सेल बनी किसकी है, सेल ऑर्गेनल की, बायोकेमिकल्स की। तो जिनसे बनी है वो नॉन लिविंग है, लेकिन वो जब इंटरैक्ट हुए तो लिविंग चीज बन गई। इसका मतलब लिविंग स्टेट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज इमर्जेंस ड्यू टू इंटरैक्शंस। फिर से, अगर ये केमिकल सेल ऑर्गेनल आपस में इंटरैक्ट ना होते तो साइटोप्लाज्म ना बनता, और अगर साइटोप्लाज्म ना बनता तो मेटाबॉलिज्म ना होती, और मेटाबॉलिज्म ना होती तो कॉन्शियसनेस ना होती। तो बताओ लिविंग कंडीशन पैदा ही नहीं होती। दुनिया की जो सबसे पहली कोशिका बनी थी समुद्र में, उसमें यही सब चल रहा था। वहां पर क्या हुआ, वहां पर बेटा बनते बनते कोजरवेट्स बने, लेकिन कोजरवेट्स कैसे थे, नॉन लिविंग। लेकिन कोजरवेट ने अपने केमिकल को बदल करके साइटोप्लाज्म कर दिया, और उसमें क्या होने लगी, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब इस दुनिया में लिविंग कंडीशंस, they are not by the one thing, this is the state which emerge, जो उभर के आती है, which emerge due to interaction, underlying interactions। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग ये लाइन ढूंढ के मुझे बताओगे एनसीईआरटी में कि ये कहां पर लिखा है, that living condition is nothing but it is due to underlying emergence, due to underlying interactions। चलिए, आप लोग इन दो शब्दों को ढूंढ रहे थे कि सर कब इंटरेक्शन पढ़ाएंगे। मैंने बोला था लिविंग कंडीशन में इंटरेक्शन एक शब्द आता है, इंटरेक्शन एक शब्द आता है, और जब बहुत सारी चीजें इंटरेक्ट होती हैं तो इमरजेंस होता है। और मैं बहुत यकीन से कहता हूं, जब मैं इंटरेक्शन और इमरजेंस लिखता हूं लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और मैं कई बार सोचता हूं ना लिखूं, लेकिन इतनी सारी पढ़ाई को
अगर मैं एक लाइन में रे डायग्राम में बनाऊं तो आप मेरा साथ दीजिए, और अगर आप साथ देंगे तो आपको आ रहा है, हम दोनों को आ रहा है। चलिए देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, क्या लिखते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ओके चलो, बायोमॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से क्या बनी, सेल्स। ओके, सेल के इंटरेक्शन से क्या बने, टिश्यू। बहुत लोग, सिंपल बात है, टिश्यू के इंटरेक्शन से क्या बना, ऑर्गन। और ऑर्गन के इंटरेक्शन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के इंटरेक्शन से क्या बना, यस माय डियर, इट इज ऑर्गेनिज्म। अब बताओ, कोमा वाला पेशेंट जिंदा है कि मर गया? अरे सर, कोमा वाला पेशेंट ऑर्गेनिज्म है जो किससे मिलकर बना है, ऑर्गन सिस्टम से। और अगर उसका एक भी ऑर्गन सिस्टम काम कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो नॉन लिविंग कंडीशन की तरफ, सॉरी डेड कंडीशन की तरफ जा रहा, और उसका ब्रेन धीरे धीरे खराब हो रहा। तो इसका मतलब इंटरेक्शन गड़बड़ा रहा है, और इंटरेक्शन गड़बड़ा रहा है तो जो इमर्ज होकर क्वालिटी आई थी वो कौन है, ऑर्गेनिज्म, वो गड़बड़ा रहा है। अगर वो गड़बड़ा रहा तो वो जिंदा है कि मर गया, मरने की तरफ जा रहा। तो चलो मेरे साथ बोलो, बायोमॉलिक्यूल क्या हुए, इंटरेक्ट। तो क्या इमर्ज हुआ, सेल। सेल हुई इंटरेक्ट, तो क्या इमर्ज हुआ। और जब टिश्यू हुए इंटरेक्ट तो क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गन। जब ऑर्गन हुए इंटरेक्ट तो क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गन सिस्टम। व्हेन द ऑर्गन सिस्टम दे गेट इंटरेक्ट तो क्या इमर्ज हुआ, ऑर्गेनिज्म। और इसको आप यूनिट मान बैठे कि यही तो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जिंदा मान रहे हैं। तो आप लोग इस लाइन को मत बोलना, इट इज लिविंग स्टेट इज नथिंग, लिविंग स्टेट इज आउटकम ऑफ, यही शब्द लिखा हुआ मिलेगा, इट इज आउटकम ऑफ अंडरलाइन इंटरेक्शन। और बच्चों, आउटकम इज नथिंग, आउटकम इज इमरजेंस, आउटकम ऑफ अंडरलाइन इंटरेक्शंस। तो इस दुनिया में एक इंटरेक्शन दूसरी चीज को इमर्ज करता है, फिर वो इमर्ज जो हुआ है वो फिर से इंटरेक्ट करता है और चीज को इंटरेक्ट इमर्ज करता है। अगर मैं इसके आगे बढ़ूं तो आप मुझे जवाब दे पाएंगे तो मैं मानूंगा आप सही से रिपीटर हैं। ऑर्गेनिज्म अगर इंटरेक्ट करें तो क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म जब कभी इंटरेक्ट करते हैं तो ये बना सकते हैं स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। तो देखिए बायोस्फीयर तक वही चल रहा, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज, इंटरेक्ट इमर्ज। यानी हर एक छोटी चीज इंटरेक्ट होगी, बड़ी चीज इमर्ज होके बाहर आएगी और वो उससे बेटर होगी। और तब वो बोलते हैं कि जो क्वालिटी सेल में है सारी वो क्वालिटी बायोमॉलिक्यूल में है, लेकिन नहीं, जो क्वालिटी बायोमॉलिक्यूल में है वो सारी क्वालिटी सेल में है, लेकिन जो सेल की क्वालिटी है वो बायोमॉलिक्यूल में नहीं है। क्या मतलब, याद रखना, बायोमॉलिक्यूल में केमिकल हैं, सेल में केमिकल हैं, लेकिन बेटा बायोमॉलिक्यूल इज नॉन लिविंग, लेकिन के सेल्स आर लिविंग। तो जितनी भी इमरजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, याद रखना, इमरजेंट प्रॉपर्टी होती है, ये जितनी भी इमरजेंट प्रॉपर्टी होती हैं, दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेक्टिंग सिस्टम, बट दे ऑल्सो गेन सम एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी। तो इमरजेंट प्रॉपर्टी दे विल हैव स्पेशल कैरेक्टर, इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं अदर देन इंटरेक्टिंग प्रॉपर्टी। जो इंटरेक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं उनसे ज्यादा अलग टाइप के कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सुन लो, बायोमॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी सेल में है, लेकिन सेल की सारी प्रॉपर्टी बायोमॉलिक्यूल में नहीं है। बायोमॉलिक्यूल नॉन लिविंग है लेकिन सेल लिविंग है। इसका मतलब सेल ने एक नई प्रॉपर्टी पैदा की है और वो है उसका लिविंग होना। अब जो सेल की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी टिश्यू में है, लेकिन टिश्यू की सारी प्रॉपर्टी सेल में नहीं है। जैसे जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे ऑर्गन में है, लेकिन जो ऑर्गन की प्रॉपर्टी है वो टिश्यू में नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो
खुद में है और बेटा ऑर्गेनिज्म में भी है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है वो ऑर्गन सिस्टम में नहीं है। इसलिए हर जो क्वालिटी इमर्ज हुई है वो पिछले वाले से थोड़ी स्पेशल है। और अब इतना पढ़ा लेने के बाद देखिए मेरे हाथ क्या लगता है, जब मैं इतना पढ़ा लेता हूं और तुम लोग मेरे सामने नहीं हो तो मेरे हाथ में क्या लगता है, मेरे हाथ में मायूसी क्यों लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इनके नोट्स बना पाओगे कि नहीं। और अब अगर नोट्स बना गए तो हमारा काम बन जाता है। चलो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको लिखते जाओ। नंबर 1 इज ग्रोथ, नंबर 2 इज नोन एज रिप्रोडक्शन, नंबर 3 is known as metabolism. Yes, my dear. Number 3 is known as metabolism. Number 4 is known as cellular organization. यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं कल पढ़ा चुका था। आज मैंने पढ़ाया कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और बच्चों कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस पढ़ाया जो केवल ह्यूमन बीइंग में। कॉन्शियसनेस के बाद पढ़ाया बेटा मैंने पढ़ाया सेल्फ रेगुलेटिंग, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल्फ रेगुलेट तो होगा। अगर सेल्फ रेगुलेटिंग ना होता तो इंटरेक्शंस कैसे होते। और याद रखना सेल्फ रेगुलेटिंग के साथ साथ रिप्रोडक्शन हो रहे हैं तो रेप्लिकेटिंग भी है, रेप्लिकेशंस भी चल रहे हैं, उसकी कोशिकाओं में रेप्लिकेशन भी चल रहे हैं। और इसके अलावा जिस पे आज मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया वो ये 2 प्रॉपर्टीज थी, और इन्हें मत भूलना। इस दुनिया में किसी भी डेड चीज में इंटरेक्शंस और इमर्जेंस नहीं है लिविंग जैसे। यस, बहुत सारे बालू के कण इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक बालू का ढेर बना दे रहे हैं, लेकिन ढेर में भी वही क्वालिटी है जो बालू में क्वालिटी है। कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी उभर के नहीं आ रही जब तक कि वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते। और वो भी केमिकल रिएक्शन आप जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज इंटरेक्शंस, और उसके जो प्रोडक्ट हैं दैट इज नथिंग, दैट इज इंटरेक्शन से जो प्रोडक्ट आए हैं उन्हें हम बोलते हैं एमर्जेंट। सो तो आपको जैसे केमिस्ट्री है वैसे ही बेटा बायोलॉजी है, इसीलिए बोलते हैं बायोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, इंटरेक्शंस, इमर्जेंस। तो आपके सामने इतने सारे पॉइंट हैं। दीज आर नॉन डिफाइनिंग क्वालिटी, डिफाइनिंग क्वालिटी, डिफाइनिंग क्वालिटी, डिफाइनिंग क्वालिटी। इसके अलावा दे आर वेरी ऑब्वियस क्वालिटी, सेल्फ रेगुलेटिंग, रेप्लिकेटिंग, इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। और अगर एनसीईआरटी को तुम दावा करते हो, तुम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं एक शब्द भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं। और ढूंढ के आओ, और शायद पहली बार तुम्हें लगा होगा कि ये सब चीजें कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी, हम देख नहीं पाए थे। यस बेटा, ये सब चीजें वहीं लिखी हैं। और जिस दिन भी इससे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस, तो आपकी आखिरी लाइन आपको खुद समझनी पड़ेगी। सो सी, वैसे तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बार चूंकि मैंने इस बार एक नई चीज चालू की है, और वो चालू की है मैंने ये कि मैं आपके सामने एनसीईआरटी जरूर उठाता हूं। अब आपके सामने मैं एनसीईआरटी की वो लाइनें जरूर लिखूंगा जहां पर मुझे आपको कॉन्शियसनेस पढ़ानी थी। देखिए यहां पर, यहां से चालू करते हैं हम लोग। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ये मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। और मेटाबॉलिज्म के बारे में बोल दिया गया था कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद ओके, मेटाबॉलिज्म के बाद अब ये पैराग्राफ आपके सामने आता है। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो ये पैराग्राफ सामने आता है, और अगर इस पैराग्राफ के सामने आता है तो आपका यहां पर द परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, देखिए मैंने बोला था टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस। एंड एबिलिटी टू सेंस इज नथिंग बट सेंसिटिविटी। मैं बहुत ज्यादा लिखने के मूड में नहीं हूं। Sense the surrounding environment, that is sensitivity, and response to the environment. Response is responsiveness, और उसमें किसको response करना है, stimuli को। And now what is stimuli? Any change in physical, chemical and biological environment of the organism, that change is known as, yes, that change is known as stimulus। और stimulus को response कर देना, एंड उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर देना, इट इज नथिंग, इट इज सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। आगे देखो, यहां की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म, और यही सबसे बड़ी पॉइंट है, फ्रॉम प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट में कौन आते हैं,
बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में ब्रेन नहीं है। फ्रॉम प्रोकैरियोट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, यानी इस दुनिया में हर ऑर्गेनिज्म के पास सेंस है और वो आप एनवायरमेंट कर सकता है। इवन फोटो पीरियड अफेक्ट द सीजनल ब्रीडर्स, आपको पढ़ाया गया था कि कैसे बेटा फोटो पीरियोडिज्म होती है और कैसे वो इफेक्ट करती है। आगे देखो बेटा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, अगर आप इसको आगे चलते हो, व्हेन इट कम्स द ह्यूमन बीइंग, आपके सामने आता है व्हेन इट कम्स द ह्यूमन बीइंग, आई एम सॉरी देयर मे बी सम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दैट यू हैव टू वियर। व्हेन इट कम टू ह्यूमन बीइंग, देखिए आपके सामने क्या लिखा है, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। और यहीं से मैंने शुरू किया था कि ह्यूमन बीइंग के केस में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में कॉन्शियस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियस है। ये देखिए, उसमें कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस है। और फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, वी ऑब्जर्व अ पेशेंट लाइंग इन कोमा इन द हॉस्पिटल वर्चुअली, देखिए वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स। ये कौन सी मशीन्स हैं? दीज आर हार्ट एंड लंग मशीन विच रिप्लेस द हार्ट एंड लंग। देखो जो मशीन है, उन मशीनों का नाम है हार्ट एंड लंग मशीन। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, देखो उन्होंने खुद बोल दिया है पेशेंट ब्रेन डेड है, इसका मतलब है उसका ब्रेन डेड हो चुका है। ऐसा पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अच्छा आप बताओ, क्या इन्होंने कहीं पर भी लिखा है दैट पेशेंट हैव नो कॉन्शियसनेस? नो कॉन्शियसनेस नहीं लिखा, उन्होंने बोला देयर इज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा। एंड आर सच पेशेंट नेवर बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो कभी लाइफ में वापस आएंगे नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग वी कैन नॉट प्रपोज। लेकिन जिन जिन कोशिकाओं में बेटा काम कर रही हैं, जैसे कि ब्रेन काम नहीं कर रहा तो वो डेड है, लंग और हार्ट काम नहीं कर रहा तो वो भी डेड है, लेकिन उनकी सेल में जहां जहां ब्लड जा रहा है, क्या उन पे मेटाबॉलिज्म चल रही है? यस। तो क्या उनमें मेटाबॉलिज्म के साथ कॉन्शियसनेस है? यस। पर वो कॉन्शियसनेस ब्रेन लेवल की है कि सेलुलर लेवल की? सेलुलर लेवल की। एंड दैट व्हाट आई वांट टू टीच यू। आगे देखते हैं, आगे जब आप देखते हैं तो एक लाइन और ऊपर बढ़ते हैं। देखिए मैं आपके सामने चल रहा हूं, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो, आई एम सॉरी देयर मे बी सम प्रॉब्लम, इन हायर क्लासेस विल कम टू नो लिविंग फिनोमिना। और यही वो लिविंग फिनोमिना है जो मैं उतनी देर से सिखा रहा हूं। आपको लग रहा होगा सुनील सर कहां बाहर निकल गए, ये वो लिविंग फिनोमिना है ड्यू टू, ये देखिए ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। ये वो लाइन है जो मैंने ढूंढने के लिए बोली थी कि लिविंग फिनोमिना इज नथिंग, इट इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। ये इंटरेक्शंस की वजह से पैदा होने वाली चीजें हैं। फिर आगे तो मैं तुम्हें मालूम है, उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। सेल से बने होंगे टिश्यू, टिश्यू से बने होंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बने होंगे ऑर्गन सिस्टम। और मैं चाहूंगा कि आप अपने पेज की इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन जरूर पढ़ें, और जब आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो लिखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जो अभी हैं, जो कभी थे और आगे आएंगे, आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री। इस दुनिया में हर बंदा जो है, हर बंदा, इवन बैगन का प्लांट और हमारे डीएनए में सिमिलरिटीज है। बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, पागलपन हो? अरे डीएनए इज मेड अप ऑफ राइबोस सुगर, yes my sorry deoxyribose sugar, DNA is made up of deoxyribose sugar, यहां पर लिख नहीं पा रहा हूं, deoxyribose sugar। तो क्या deoxyribose sugar हमारे डीएनए में है? यस। तो क्या बैगन के प्लांट में भी है? यस। और इसके अलावा वहां प्यूरिन है, प्यूरिन में कौन कौन है? एडेनिन और ग्वानिन। और वहां पर पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में कौन है? साइटोसिन एंड थायमिन। द सेम साइटोसिन एंड सेम थायमिन, सेम एडेनिन, सेम ग्वानिन, सेम नाइट्रोजन बेसिस having by the plant, and that the same DNA and same things having by the me, and that's why बोल रहे इस दुनिया में कोई भी चीज कहीं नहीं जाती। और इसको बड़ी अच्छे तरीके से वेदों में लिखा गया है कि सब मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, पंच तत्व में शरीर विलीन हो जाएगा। एक दिन हम मरेंगे, हमारा डीएनए इस खाद पानी बनाएगा, और वो हमारा डीएनए जो खाद पानी बनाएगा वो प्लांट ले जाएगा, बैक्टीरिया ले जाएगा। यानी हमारे डीएनए का कुछ हिस्सा जमीन में जो गया वो प्लांट में भी जाएगा, बैक्टीरिया में भी जाएगा और फंजाई में भी जाएगा। यानी हम सब एक ही तरीके का डीएनए शेयर करते हैं। यानी इस दुनिया में कोई ऑर्गेनिज्म
चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे आने वाले फ्यूचर में हो, वो बदलेगा नहीं, कुछ ना कुछ हमारे साथ डीएनए जरूर शेयर करेगा। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग विच इज रिटन इन दिस एनसीईआरटी। और अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है। ओके, इतना पढ़ा लेने के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज मोस्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक एंड द नोन एज लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। और इसको समझने के लिए हम लोग फिर से वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स में जो हम लोग पढ़ रहे थे। आइए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम इनकी एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, ये हमारा टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड एंड व्हाट इट मींस, व्हाट इज डाइवर्सिटी। अच्छा, आपने बोला कि सर इस दुनिया में प्लांट आपने देखा, ठीक सर प्लांट देखा हमने, बताइए लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। आपने बोला सर मैंने माइक्रोस्कोप से, वैसे तो नेकेड आई से नहीं देखा, लेकिन मैं मानता हूं बैक्टीरिया इस दुनिया में है। आपने कहा सर मैंने बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से देखा, बताओ लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है। आपने बोला कि सर मैंने अमीबा देखा, तो मैंने कहा ये भी लिविंग है, वेरी गुड। आपने बोला कि सर मैंने कैट देखा, सर मैंने डॉग देखा। अच्छा, किसी ने बोला सर मैंने राइस का प्लांट देखा, प्लांट में भी डिफरेंस बता रहा हूं। किसी ने बोला कि सर मैंने व्हीट देखा। अब आप मुझे बताओ, वेदर इट इज राइस, वेदर इट इज व्हीट, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वेदर इट इज अमीबा, वेदर इट इज कैट, वेदर इट इज डॉग, all of them have the common property, all of them are known as organism. इन सब को हम लोगों ने क्या बोला है? यस, दे ऑल आर ऑर्गेनिज्म, बट सबका नाम ऑर्गेनिज्म है। राइस भी ऑर्गेनिज्म, व्हीट भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म, अमीबा भी ऑर्गेनिज्म, कैट भी ऑर्गेनिज्म, डॉग भी ऑर्गेनिज्म। पर क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं? नो, दे आर मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, डेवलपमेंटल, इवोल्यूशनरी, हर ऑर्गेनिज्म आर सेम और डिफरेंट, इट इज हेट्रोजीनस। तो याद रखना, एवरी ऑर्गेनिज्म इट हैव हेट्रोजेनिसिटी, हेट्रोजेनाइटी या हेट्रोजिनस। एक शब्द याद रखना, होमोजिनस वो शब्द होता है जहां पर सब लोग एक जैसे हों, और होमोजिनस का अपोजिट होता है हेट्रोजिनस। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग हो तब हम इसे बोलते हैं हेट्रोजिनस। और अगर ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ड में, जिंदा लोगों के ग्रुप में हेट्रोजेनिटी आ जाए, अलग अलग आ जाए, अलग अलग होना प्रॉपर्टी आ जाए, दैट हेट्रोजेनिटी इज नोन एज डाइवर्सिटी। देखिए मैं पहला शब्द उठा रहा हूं, व्हाट इज डाइवर्सिटी। अगर आप डाइवर्सिटी तक पहुंचते हैं तो पहले यहां पर बताइए, मैंने यहां पर जो जो आपको लिख के दिया वो क्या है? देयर आर प्लांट, देयर आर बैक्टीरिया, देयर आर अमीबा, कैट, डॉग, ऑल आर देम आर ऑर्गेनिज्म। और हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरीके से बेटा हेट्रोजिनस है। और ये जो हेट्रोजिनिटी है, हेट्रोजिनिटी अमंग द लिविंग वर्ड इज नोन एज डाइवर्सिटी। तो अगर कोई शब्द तुमसे पूछे व्हाट इज डाइवर्सिटी, what is diversity, so you have to tell it is nothing, it is heterogeneity. heterogeneity मतलब heterogeneous होना among the living organism, heterogeneity among the living organism। इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हेट्रोजेनिटी होना, अलग अलग होना, इट इज नोन एज डाइवर्सिटी। अच्छा, अगर आप रिपीटर और अगर आपने कभी सुना है तो आपने देखा है मोनेरा अलग है, आपने देखा है बैक्टीरिया अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, फंजाई अलग है, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है, हर बंदे में हेट्रोजेनिटी है। सो हेट्रोजेनिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपने बोला सर राइस व्हीट जैसा नहीं है, व्हीट राइस जैसा नहीं है, डॉग कैट जैसी नहीं है, कैट डॉग जैसा नहीं है, प्लांट अलग अलग प्रकार के हैं, एनिमल अलग अलग प्रकार के हैं। और ये जो एनिमल प्लांट जो अलग अलग प्रकार के हैं, इनमें हेट्रोजेनिटी है कि होमोजेनिटी है? हेट्रोजेनिटी है। एवरी ऑर्गेनिज्म ऑफ अ टाइप, मतलब दो राइस नहीं,
राइस का एक अलग टाइप हो गया। अब इस दुनिया के सारे राइस एक जैसे, सारे व्हीट एक जैसे, सारे डॉग एक जैसे, सारे कैट एक जैसे, लेकिन में थोड़ी वेरिएशन होंगे नो डाउट, लेकिन फिर भी ऑल द ऑर्गेनिज्म एट अ टाइप, दे ऑल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्पीसीज। ये शब्द याद रखना, प्रजाति। हर ऑर्गेनिज्म की अपनी जो वैरायटी है उसे हम लोग प्रजाति बोलते हैं, प्रजाति, दैट इज नोन एज स्पीसीज। तो इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी हेट्रोजिनस ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब एक स्पीसीज है। मी आई स्पीसीज, यू आई स्पीसीज, वी आर बोथ आर द सेम स्पीसीज। हम दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। डॉग इज अनदर स्पीसीज, कैट इज अनदर स्पीसीज, बैगन का पौधा अलग स्पीसीज है, प्याज का पौधा अलग स्पीसीज है। इस दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो तुम देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, वो सब के सब क्या है? स्पीसीज है। और IUCN, प्लीज इसको जरूर नोट करिएगा, IUCN का डाटा है। व्हाट इज IUCN? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड natural resources, international union of conservation of nature and natural resources, IUCN के डाटा के अनुसार इस दुनिया में डिस्कवर्ड स्पीसीज, प्रेजेंट स्पीसीज नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डिस्कवर्ड स्पीसीज, जिन्हें हम खोज चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, डिस्कवर्ड स्पीसीज जो हैं वो लगभग 17 से 18 लाख है, 17 to 18 lakh, and that has been written as 1.7 to 1.8 million species, and this is the data given in your NCERT. ये 1.7 to 1.8 मिलियन, दिस इज द डाटा गिवन इन योर NCERT अगर आप देखेंगे तो। लेकिन मैं बोल रहा हूं दीज आर नॉट द ऑल स्पीसीज, दीज आर डिस्कवर्ड स्पीसीज टिल नाउ। आज तक हमने कितनी स्पीसीज ढूंढ रखी, एंड व्हाट इज द स्पीसीज? एवरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट अ टाइप, अपने तरीके का एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? स्पीसीज, जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन में बहुत डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आएगा सामने। तो हमारे समय में, हमारी समय पर, आपके समय जिस समय पर आप बैठे हो, इस दुनिया में कितनी स्पीसीज को डिस्कवर कर लिया गया है? इट इज अबाउट 17 to 18 लाख स्पीसीज, एंड एवरी स्पीसीज हैव डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्पीसीज। हर स्पीसीज, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से अलग है। और बच्चों, यहां से बवाल चालू होता है, और यहां से आपकी स्टडी कैसे कॉम्प्लेक्स होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नो डाउट सर, अब इस दुनिया में स्पीसीज हैं। मान लीजिए मैं जिसे बोलता हूं आम, आप भी आम बोलते हैं। आपने बोला सर क्या आम एक स्पीसीज है? यस, यस, आम इज अ स्पीसीज। आपने देखा मैंने हिंदी में लिखा है आम, कोई तो बात होगी, आम एक स्पीसीज है। तो मैं जिसे आम बोल रहा हूं, अंग्रेज उसे आम नहीं बोल रहा है, उसे वो मैंगो बोल रहा है। अब एक हिंदी जानने वाला और अंग्रेजी बिल्कुल ना जानने वाला आदमी, और एक अंग्रेजी जानने वाला हिंदी बिल्कुल ना जानने वाला आदमी आमने सामने आते हैं और एक ही चीज को दो अलग अलग नामों से बोलते हैं। वो बोला सर ये आम है, बोला नहीं ये आम नहीं, ये तो मैंगो है। अब आपको आफत आ गई, बिकॉज आम एक लोकल नाम है, लोकल नेम है जो इंडिया में बोला जा रहा है। ठीक वैसे अंग्रेज उसी आम को मैंगो बोल रहे, ये अंग्रेजों का लोकल नेम है। व्हाट इज लोकल? कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं लोकल को बोलते हैं फर्जी, फर्जी नहीं होता है। लोकल मतलब होता है लोकल प्लेस, लोकल प्लेस। लोकल बोलते सर आप लोकल शर्ट पहने हो, तो वो लोग सोचते सर लोकल मतलब बेकार शर्ट पहने। नहीं, लोकल शर्ट का मतलब है ये विदेश से बन के नहीं आई, आपके बगल वाले दर्जी ने बना दी। इसका मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस से, लोकल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जिसका नाम रखा गया है। अब किसी ने इसका नाम रखा है आम, किसी ने इसका नाम रखा है मैंगो। अब यकीन मानो ये जो प्याज है ना, इसको इंडिया भर में जाने कितने नाम से जाना जाता है, जाने कितने नाम से। आप बोलो प्याज, कुछ लोग इसी को बोलते हैं कांदा, और अंग्रेज इसी को बोलता है अनियन।
अब एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, यानी एक स्पीसीज के देयर आर मैनी डिफरेंट नेम्स एंड दीज डिफरेंट नेम्स आर नोन एज ट्रिवियल नेम्स। याद रखना, ये देशज नाम है। ट्रिवियल का मतलब हर देश का अपना एक नाम होगा। मुझे पक्का मालूम है जर्मनी में कुछ और बोलते होंगे, है ना, मुझे पक्का मालूम है आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चले जाओ कुछ और बोलते होंगे। यानी हर देश हर जगह पर आप जगह बदलिए, चीज किसी चीज का नाम होगा वो सेम होगा कि अलग होगा, अलग होगा। एंड द ट्रिवियल नेम प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस कंफ्यूजन्स। किसको कंफ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं? अरे हमें नहीं करते, आपको नहीं करते, ये किसको कंफ्यूजन प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस कंफ्यूजन टू साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट किसी भी स्पीसीज को डिफाइन करने की कोशिश में है, और किसी ने बोला मैंगो, दूसरा साइंटिस्ट जानता ही नहीं मैंगो क्या है। अब वो बोला भैया जिसे तुम मैंगो बोल रहे हो उसको मैं आम बोलता हूं, तो बोलेगा यार ऐसे नहीं चलेगा कि मैं कुछ और नाम दूं तुम कुछ और नाम दो। तो इस दुनिया में देयर मस्ट बी, मैं इसे हटा रहा हूं, इस दुनिया में इन नामों का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड नेम, देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड नेम। देखिए कितना आसान हो गया, सम स्टैंडर्ड नेम। इस दुनिया में एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल, दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल, जो हर बंदे को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे ही स्टैंडर्ड नेम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। सो स्टैंडर्ड नेम को ही हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम को पैदा करना, साइंटिफिक नेम बनाना, इट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम पैदा करना, इट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। और देखिए हमारी स्टडी धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर की तरफ जाने लगी। मैंने क्या बोला था, इस दुनिया में 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, और हर स्पीसीज अपने आप में अलग है, अलग है, और हर स्पीसीज के अपने लोकल नाम हो सकते हैं। इन लोकल नाम को हम लोग ट्रिवियल नेम बोल रहे हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिए, और उन ट्रिवियल नेम से हो रहे हैं कंफ्यूजन। उन कंफ्यूजन को खत्म करके हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड नेम पैदा करने की कोशिश की, और ऐसे स्टैंडर्ड नेम जिनको दुनिया भर में सारे लोग एक ही नाम से जाने, ऐसे नेम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। और साइंटिफिक नेम को देने की कला का नाम नॉमेनक्लेचर। अब इतनी सारी कहानी हटा दी, अब मैं पूछूंगा व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? इट इज नथिंग, इट इज स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ standardization of the name of organism, standardization of the name of organism that is followed by or applicable in all world, that is followed by all world। इस दुनिया के हर बंदे द्वारा जिससे स्टैंडर्डाइज नाम को कहा जाए, ऐसे नाम के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर देना ये साइंटिफिक नेम को देने जैसा है, ये ट्रिवियल नेम नहीं है, ये वैज्ञानिक नाम है। कई बार कुछ बच्चे हिंदी में बैठे हैं, ऐसे नाम हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। तो याद रखना, अब हम प्याज को प्याज ना बोलेंगे, एलियम सेपा बोलेंगे, मैंगो को मैंगो ना बोलेंगे, मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे। तो वैज्ञानिक नाम वो होते हैं जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जिनको हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है। तो बोलते हैं सर आपने स्टैंडर्डाइज किया है तो कुछ तो रूल हुआ होगा कि आपका मन आया, आपके पेट में डकार आई, आपने बोला भाई इनका नाम मैंगीफेरा इंडिका होगा। नो, देयर मस्ट बी सम प्रोसीजर, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल जरूर होने चाहिए। देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल और क्राइटेरिया, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल और क्राइटेरिया upon which scientific name can be proposed. There must be some
क्राइटेरिया एंड कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इस दुनिया में जरूर होगा जिनकी बेसिस पर हमको साइंटिफिक नेम प्रपोज करने होते होंगे। फिर से सुनो, बहुत सारे देशज नामों को हटाकर हम वैज्ञानिक नाम की तरफ चल रहे हैं। वैज्ञानिक नाम देने की इस प्रक्रिया का नाम है नॉमेनक्लेचर, यानी साइंटिफिक नेम देने की इस पूरे प्रोसेस का नाम है नॉमेनक्लेचर। और इस नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन है, इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट शुड बी फॉलोड बाय ऑल वर्ल्ड। दुनिया के हर साइंटिस्ट को वही फॉलो करना है। तो भैया जिसको सारे लोगों को फॉलो करना है, उस नाम को देने का कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई सिद्धांत होगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ क्राइटेरिया होंगे जिन पर हमारे साइंटिफिक नेम डिपेंड करते होंगे। यस, और इन प्रिंसिपल और इन क्राइटेरिया को सूची किया गया है। सूची किया गया है मतलब लिखा गया है दो कोड्स में, एक है ICBN और दूसरा कोड है ICZN। फिर सुन लो, कैरीड अवे मत हो जाना मेरे साथ। मैंने बोला ना, साइंटिफिक नाम देते वक्त कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी नाम कुछ भी दिया जाए। साइंटिफिक नाम देते वक्त हमारे पास कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए जिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर कर सकें। और ये क्राइटेरिया दो जगह पर कोड के फॉर्म में लिखे गए। वन इज नोन एज ICBN, नंबर 2 इज नोन एज ICZN। फुल फॉर्म ऑफ ICBM इज इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर, आपकी बुक ने लिखा है फॉर, मैं भी फॉर लिखता हूं, बोटेनिकल, B फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब बताओ बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट। सो ICBN आर द कोड फॉर प्लांट्स नेम। प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए, पौधों का नॉमेनक्लेचर नाम देने के लिए जिन कोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। एंड नाउ ICZN, पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ, कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और अब आप बताएं कि आप जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी में आप पढ़ते हैं एनिमल्स। सो ICZN इज नथिंग, इट इज फॉर एनिमल्स नॉमेनक्लेचर। ये एनिमल के नामकरण के लिए जरूरी है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझसे लगभग हर बच्चा पूछता है कुछ सालों बाद जब वो दूसरे बच्चों से मिलता है कि सर यहां फॉर है, यहां ऑफ है, क्या ये सही है? अब NCERT को गलत कहने की मेरे पास क्षमता नहीं है। मैं बोल दूं, अगर यहां भी ऑफ लिखा होगा तो गलत नहीं माना जाएगा, याद रखना। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इट इज करेक्ट। बट आपकी NCERT में आई थिंक इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर लिखा है। फॉर और ऑफ की लड़ाई मत करना, है बहुत छोटी लड़ाई है। तो यहां पर भी ऑफ चल सकता है, वहां पर भी ऑफ चल सकता है, लेकिन हम NCERT को गलत कैसे बोल दें? इसलिए कई बार हम NCERT को बोलते हैं जो NCERT में लिखा है वो करेक्ट है। सो बोटेनी के साथ फॉर लिखा है, जोलॉजी के साथ लिखा है ऑफ। तो याद रखना कि साइंटिफिक नेम देने के लिए देयर मस्ट बी सम कोड, देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया। कुछ ऐसे क्राइटेरिया जरूर होने चाहिए जिस पर हम नेम दे सकें, नॉमेनक्लेचर कर सकें। और मेरे कहने पर आप इतना सीख लीजिए, it is ICBN and ICZN. What is ICBN? It is International Code for Botanical Nomenclature. And what is ICZN? It is International Code of Zoological Nomenclature. Zoology is related with the animal, and that's why it is for animal nomenclature. And botany is related with the plant, and that's why ICBN are the code for the plant nomenclature. Okay, and now
नॉमेनक्लेचर समझने के लिए, बहुत ध्यान सुनना, आप लोग बहुत लड़ाइयां करते हो मुझसे, मैं इसलिए बोल रहा हूं। नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन भी समझिए। आइडेंटिफिकेशन, देखिए आपकी बुक में जहां नॉमेनक्लेचर लिखा होगा, अगर आप एनसीईआरटी अपने साथ नहीं रखते हो तो क्राइम करते हो। जब भी मेरी क्लास चला करे एनसीईआरटी अपने साथ रखो, मैं पहले दिन बोल दिया था। जहां पर भी आपने नॉमेनक्लेचर लिखा होगा उसकी 1-2 लाइन के बाद बेटा आइडेंटिफिकेशन जरूर लिखा होगा। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चा एक ऑर्गेनिज्म को नाम बताओ, इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। अगर मैं बोल लूं चलो इस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो आप बोलोगे कौन सा ऑर्गेनिज्म, क्या करेक्टर है, पहले उस ऑर्गेनिज्म का मुझे करेक्टर बताओ। हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है सर, वो ग्रीन पौधा है, बड़ा सा पौधा है, जड़ लगती है, उसमें बड़ा बढ़िया एक फल निकलता है, बड़ा मीठा होता है, येलो कलर का होता है, और अक्सर गर्मियों के समय पर ये फल पैदा होता है, और आपने बोला खाने में मीठा होता है और बड़ा बढ़िया पौष्टिक देता है, ड्रूप उसका फूड है, उसका फूड ड्रूप है। आपने कहा सर कहीं आप ये करेक्टर आम के तो नहीं बता रहे, मैंने कहा हाँ, तो बोले सर उसका नाम तो मैंगीफेरा इंडिका है। इसका मतलब है अगर आपको इस दुनिया में नॉमेनक्लेचर देना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग, इट इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये भी नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा है इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा ही लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब और डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हर ऑर्गेनिज्म के अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर्स की बेसिस पर हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हम पता लगाते हैं कि वो प्लांट है कि एनिमल है। अगर प्लांट है तो आईसीबीएन में जाते हैं, अगर एनिमल है तो आईसीजेड में जाते हैं। चलिए मैं एक कैरेक्टर देता हूं आपको। एक ऑर्गेनिज्म है, 2 पैरों पे चलता है, दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन लेकर के चलता है, सेल्फ कॉन्शियस है। मैंने क्या बताए, करेक्टर। आपने क्या समझा, मैंने करेक्टर बताया, मैंने ऑर्गेनिज्म नहीं बोला ऑर्गेनिज्म। आपने क्या समझा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग समझा, तो आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कर लिया तो अब इसका नॉमेनक्लेचर किस कोड में ढूंढे, आईसीबीएन में कि आईसीजेडएन में, आईसीजेडएन में। अब आईसीजेडएन में जाइए, आपको मिलेगा उसका नाम, यस इट इज होमो सैपियंस। इतना तो सब लोग जानते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, उसका तो मुझे मालूम है, मैं पढ़ा दूंगा। मैं उन कॉन्सेप्ट को डील करने आया हूं कि जब आप मुझसे पूछते हो सर नॉमेनक्लेचर पहले होगा कि आइडेंटिफिकेशन पहले होगा, मैं इससे बहुत परेशान हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद हो गया। अगर ऑलरेडी नेम गिवन है, देन ऑलरेडी नेम गिवन है तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी नेम नहीं भी गिवन है तब भी क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफाई करके आपको पता लगाना पड़ेगा वो एनिमल है कि प्लांट है और किस तरीके के कोड उसके इस्तेमाल है। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? मैंने एक शब्द में बोला, आइडेंटिफिकेशन इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखेगा, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। जो मैंने कैरेक्टर बताए हैं, जो मैंने गुण बताए हैं, उन गुण की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर देना, इट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। और एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो या तो वो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा। प्लांट होगा तो आईसीबीएन और एनिमल होगा तो आईसीजेडएन। तुम्हें क्या लगता है ये आईसीबीएन और आईसीजेडएन हमेशा से थे? नो, आईसीबीएन और आईसीजेडएन हमेशा से नहीं थे, ये बाद में कोड बनाए गए। अच्छा, दुनिया में जो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंटिफिक नेम देने की कोशिश की, उनमें से सबसे बड़े नाम है कोरोलस लीनियस। इनका नाम मत भूलिएगा, कोरोलस लीनियस। देखिए धीरे धीरे हम लोग आईसीजेडएन से कोरोलस लीनियस की तरफ चले गए। कोरोलस लीनियस को बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
और ये पहले बंदे हैं, वैसे तो और भी लोग हैं, आई एम सॉरी पहला शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पहले बंदे हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया। यस, कोरोलस लीनियस ये बंदा है जिसने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अवधारणा बताई। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, याद रखना। तो कोरोलस लीनियस एक पहला साइंटिस्ट है जिसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की अवधारणा को साबित किया और बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाना चाहिए बायनोमियल। बाय का मतलब होता है दो, इसका मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी नाम में दो पार्ट होते हैं। अच्छा, लीनियस भी कोई नई बात नहीं कर रहे थे। देखिए कैसे नई बात नहीं कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में जो भी डिस्कवरी आदमी करता है वो अपने हिसाब से ही करता है। जैसे मेरा नाम है सुनील कुमार, इट इज नॉट साइंटिफिक नेम, पहले से मैं बता दूं, ये कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, नो डाउट। इसमें कोई वैज्ञानिक नाम नहीं है, मेरे माँ बाप द्वारा चुना गया एक नाम है। लेकिन आपने देखा कि इसमें से एक मेन नेम है और दूसरा सरनेम है। तो मेरे नाम में दो पार्ट है, एक फर्स्ट नेम दैट इज नोन एज फर्स्ट नेम, और दूसरा जो पार्ट है इसे बोलते हैं सरनेम। यू में बी एनीवन, विनय गुप्ता, राहुल गुप्ता। व्हाट राहुल विल बी द फर्स्ट नेम, गुप्ता विल बी द सरनेम। इसका मतलब है इस दुनिया में जैसे इंसानों के नेम एंड सरनेम होते हैं, वैसे ही लीनियस ने कहा कि हमारे साइंटिफिक नेम में भी दो पार्ट होंगे। साइंटिफिक नेम में भी दो पार्ट होंगे। उन्होंने कहा साइंटिफिक नेम में भी दो पार्ट होंगे, और जो पहला पार्ट होगा नाम का वो जीनस बताएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। नाउ व्हाट इज जीनस, अभी तक मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए जीनस को हम सुन लेते हैं, रट लेते हैं, मैं डिफाइन कर दूंगा। और बोलते हैं जो दूसरा पार्ट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इट इज स्पीसीज नेम। जैसे मैंने बताया था मेरे नाम में एक फर्स्ट नेम था और सर नेम था, उसी तरीके से साइंटिफिक नेम में पहला पार्ट बिलोंग करेगा जीनस से और दूसरा पार्ट बिलोंग करेगा स्पीसीज से। और ये बात कोरोलस लीनियस ने बहुत पहले बोल दी थी। याद रखना, यहां पर भी बच्चे लड़ाई करते हैं। क्या लड़ाई करते हैं? इन्होंने दो किताबें लिखी, एक का नाम है यस स्पीसीज प्लांटेरम, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए इसे अलग से नोट कर लीजिएगा, स्पीसीज प्लांटेरम। और दूसरा इन्होंने लिखी सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी, तो एक हो गया स्पीसीज प्लांटेरम और एक है सिस्टमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटेरम बिलोंग टू प्लांट, और स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया। प्लांट का नॉमेनक्लेचर, अगर आप थोड़े से भी बुद्धिमान हो तो आजकल जैसा बेटा काम स्पीसीज प्लांटेरम करती है वैसा काम कौन आजकल कर रहा है? आईसीबीएन। कौन करता है? अभी अभी मैंने लिखा था आईसीबीएन। आईसीबीएन किसको नेम देता है? प्लांट को। ठीक, लीनियस ने भी प्लांट को नाम देने के लिए एक किताब लिखी थी, एंड दिस वाज द स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांट नॉमेनक्लेचर। और दूसरी लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, ये एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए थी। एनिमल नॉमेनक्लेचर, तो उनके दिमाग में जितने भी एनिमल के नाम आ रहे थे वो एक अलग किताब लिख रहे थे, दैट इज सिस्टमा नेचुरी। और प्लांट के नॉमेनक्लेचर बेटा जो भी आ रहे थे वो बेटा वो स्पीसीज प्लांटेरम में लिख रहे थे। और आज इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की दुनिया आईसीबीएन और आईसीजेडएन की तरफ जाती है। मैं पहले से बोल दूं क्योंकि तुम मुझे गलत साबित करने में एक भी मौका नहीं छोड़ोगे। मैंने कभी नहीं कहा कि आईसीबीएन डिपेंड अपॉन स्पीसीज प्लांटेरम, नो, आई हैव नेवर से दैट। मैंने ये नहीं कहा कि स्पीसीज प्लांटेरम से आईसीबीएन लिया गया, नो, मे भी लिया भी गया होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो उन्होंने बोला कि किसी भी साइंटिफिक नेम में दो पार्ट हो सकते हैं, पहला पार्ट जीनस, दूसरा पार्ट स्पीसीज।
और ये जीनस और स्पीसीज नाम के जो दोनों पार्ट हैं, ये प्लांट में भी हो सकते हैं और ये एनिमल में भी हो सकते हैं, और लीनियस प्लांट का भी नाम दे रहे थे और एनिमल का भी नाम दे रहे थे। तो जब वो नाम लिख रहे होंगे तो ऐसे सारा तो दिमाग में होगा नहीं, लिख रहे होंगे तो उन्होंने कोई किताब लिखी होगी। तो प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए जो किताब लिखी गई, इट इज स्पीसीज प्लांटेरम, और एनिमल के नॉमेनक्लेचर के लिए जो बुक लिखी गई, इट इज सिस्टेमा नेचुरी। उसी तरीके से आजकल हम लोग कोड देखते हैं, और ये साइंटिफिक कोड है ICBN एंड ICZN। दीज आर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN, दीज आर इंटरनेशनल कोड फॉर या फिर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इस तरीके से बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल बनाए गए। किसने बनाए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज परफॉर्म बाय लीनियस, और उसी लीनियस के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं। रादर NCERT 5 रूल लिखती है, मैं वही 5 रूल आपके सामने लिख देता हूं। चलिए मैं उन 5 रूल्स को हम एक एक करके लिखते हैं। नाउ रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए, पहला जो रूल है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, आप अगर पेज नंबर 7 में देखें, यस, उस पहले वाले रूल में है डेरिवेशन, यानी वो डेरिवेशन की बात करते हैं। देखिए ये मेरा तरीका है लर्न करने का, दिस इज नॉट द साइंटिफिक वे। मैं अपने तरीके से कैसे लर्न करता हूं वो सिखा रहा हूं। उन्होंने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, ये डिस्कस किया है कि नाम को कहां से डेराइव करें। अरे मुझे किसी को नाम देना है, आई हैव टू नो द लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में देना है? उर्दू में देना है, हिंदी में देना, अंग्रेजी में देना, अरबी में देना, किस में देना है? तो उस नाम को कहां से उठाएं? और अगर मैंने हिंदी से उठा दिया तो उर्दू वाले बुरा मान गए, उर्दू से उठा दिया अरबी वाले बुरा मान गए, या फिर अंग्रेजी से उठाया तो कोई और बुरा मान गया। तो उन्होंने बोला ये नाम उठाएं कहां से? तो सबसे पहला पॉइंट आता है डेरिवेशन का। और खुद वो लैटिन साइंटिस्ट थे, अंग्रेज लोग होते हैं, इन्हें लोग लैटिन इंग्लिश के बारे में बात होते हैं। तो इन्होंने बोला नेम शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन, नेम शुड बी derived from लैटिन। अब लैटिन क्या है? लैटिन एक इंग्लिश लैंग्वेज है, लैटिन इज अ इंग्लिश लैंग्वेज। तो बोलते हैं हमें अपना नाम लैटिन इंग्लिश से डिराइव करना है। साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन इंग्लिश से डिराइव करना है। अब बताओ, कनाडा में तो आम होते ही नहीं है, और कनाडा और अमेरिका और उधर लैटिन इंग्लिश चलती है। अब उधर आम होता ही नहीं है, तो बताओ उनकी डिक्शनरी में आम शब्द होगा कि नहीं होगा? मैंगो शब्द होगा कि होगा? नहीं होगा। तो बोल रहे या तो हम इसे लैटिन से डिराइव करें, और अगर लैटिन में नहीं है और किसी दूसरी भाषा से ले रहे तो उसको लैटिनाइज करें। बोले कैसे? नेम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड। ये जो दूसरा शब्द है ये बड़ा जानने लायक है। जैसे मैंने बोला टैमरिंड, मान लीजिए टैमरिंड हम लोग बोलते हैं किसे? टैमरिंड बोलते हैं हम लोग इमली को। और ये इमली जो है वो टैमरिंड बोली गई, मान लो ये यूरोपियन भाषा में बोले, यूरोपियन इंग्लिश में टैमरिंड बोला गया। अब टैमरिंड का नाम देना है, और टैमरिंड नाम लैटिन लैंग्वेज में मिल ही नहीं रहा। टैमरिंड नाम का कोई नाम ही नहीं, इमली वहां पर लोगों ने देखी नहीं। अब क्या करें? तो उन्होंने बोला अब हम टैमरिंड को टैमरिंड ना बोलेंगे, अब हम टैमरिंड को बोलेंगे टैमरिंडस। और जैसे ही मैंने उसमें टैमरिंडस शब्द लगा दिया, अब इस नाम का लैटिनाइजेशन हो गया, लैटिनीकरण हो गया, अमेरिकीकरण हो गया। तो बोलते हैं या तो नाम लैटिन से डेराइव करो और या तो लैटिनाइज्ड करो। और बोलते हैं लैटिनाइज करने के बाद इसे इटैलिक्स में लिखो, इटैलिसाइज, इटैलिक्स। सुनना, हमारी भाषा क्या है? हिंदी, पर हमारी लिपि क्या है? देवनागरी।
ये दोनों चीजें अलग हैं, लोग बच्चा समझ नहीं पाते। जैसे मैं लिख रहा हूं आम, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन जो आ है और मां है इसकी लिपि, ये बड़े शब्द हैं, लिपि, किस लिपि में लिखा जा रहा है, इसकी लिपि है देवनागरी। छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब देवनागरी लिप है। तो हम हिंदी में जरूर लिख रहे हैं, पर हिंदी शब्द को लिखते वक्त जिस लिपि की यूज कर रहे हैं उसका नाम है देवनागरी। इसी तरीके से अंग्रेजी शब्द को जब हम लिख रहे हैं तो लिखते वक्त हम लोग इटैलिक्स में लिखें। एंड व्हाट इज इटैलिक्स, सुनिए। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने ये लिखा सुनील, इट इज नॉर्मल सुनील, लेकिन अगर मैंने इसको तिरछा करके लिख दिया, इट इज इटैलिक्स। तिरछा करके लिखना, इट इज इटैलिसाइज्ड। तो देखो भाई, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया। अगर आप पहला पॉइंट सीख गए हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी एनसीईआरटी भी पढ़ देता हूं। वैसे मेरे सामने एनसीईआरटी है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ो तो बाद में मैं दिखा दूंगा। लिखा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स, यानी रिटेन इन इटैलिक्स, इनको इटैलिक्स में लिखना चाहिए। यानी हिंदी शब्द लिखा किसमें गया, देवनागरी। अंग्रेजी शब्द लिखा किसमें गया, इटैलिक्स। बहुत एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वहां पर लिखा है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो दुनिया में कहीं भी पाए जाते हो, भले लैटिन में ना पाए जाते हो, भले अंग्रेजों के यहाँ ना पाए जाते हो, लेकिन अब उनका जब नाम लिखोगे तो उनका नाम लैटिनाइज करना पड़े। मैंने बोला ना, एग्जांपल दिया, टैमेरिंड बोलते थे, बोलो लिखो टैमेरिंडस। मैंगो बोलते थे अंग्रेज, बोले नहीं मैंगो नहीं बोलेंगे, इसको बोलो मैंगी फेरा। मैंगो को मैंगी फेरा करके उनको क्या सुकून मिला, बोले अब इस नाम का क्या हो गया है, लैटिनीकरण, लैटिनाइजेशन, लैटिनाइज्ड। तो देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, डेरिवेशन। टाइम वेस्ट मत करिएगा और मेरे साथ चलिएगा। पहला पॉइंट लिखा मैंने डेरिवेशन। अगर दिमाग में आ जाए कि अगर ये भी चलता रहेगा तो एग्जाम में कभी मत भूलोगे कि नाम कहां से डिराइव किया जाए। द फर्स्ट वर्ड इज डेरिवेशन। डेरिवेशन में मैंने क्या रूल बताया, नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, चाहे वो किसी भी ओरिजिन का हो, उसे लैटिन में लिखना चाहिए। और अगर लैटिन में नहीं है तो उस नाम को लैटिनाइज करना चाहिए, और जब वो नाम लैटिनाइज होगा तो लिखा किस में जाएगा, इटैलिक्स। तो जैसे भाषा अलग है, लिपि अलग है। मैं बोल रहा हूं हिंदी, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो लिख नहीं रहा हूं। जब मैं ये बात लिखूंगा तो किस लिपि में लिखूंगा, देवनागरी। तो उसी तरीके से भाषा लैटिन है और लिखना इटैलिक्स में, तो लिपि है इटैलिक्स। तिरछा लिखना, इट इज इटैलिसाइजेशन। ओके, तो पहला हो गया डेराइवेशन। पहला पॉइंट है डेराइव कहां से किया जाए। फिर है डिजाइन। डिजाइन दूसरा पॉइंट है, डिजाइन कि कैसे नाम लिखा जाए। डिजाइन में उन्होंने बोला दो पार्ट है, पहले भी बता चुका हूं। देयर शुड बी टू पार्ट्स। साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट नेम बिलोंग टू जीनस, दिस इज नोन एज फर्स्ट नेम। पहला नेम जिसको बोला गया फर्स्ट नेम, इट इज रिलेटेड विद द जीनस। ये जीनस के बारे में रिलेट करता है। इट इज जेनेरिक नेम, या इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक नेम। अब जीनस क्या होता है, इसके लिए भाई मैंने पहले बोला, मैं थोड़ा समझाऊंगा तभी आएगा। और इसका जो सेकंड नेम होगा ये बताएगा स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर स्पेसिफिक नेम। तो पहले मैंने बोला था डेरिवेशन, कहां से डिराइव किया, लैटिन से। कैसे लिखा, इटैलिसाइज में। और डिजाइन कैसे किया गया, डिजाइन दो पार्ट में किया गया, डेरिवेशन एंड डिजाइन। फर्स्ट पार्ट इज नेम, सेकेंड पार्ट नेम। दो पार्ट है, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम। फर्स्ट नेम बिलोंग टू जीनस, सेकेंड नेम बिलोंग टू स्पीसीज। जीनस जेनेरिक नेम देगा, स्पीसीज स्पेसिफिक नेम देगा। तो जैसे ही हमने बोला फर्स्ट इज जीनस, सेकेंड इज स्पीसीज। थर्ड पॉइंट इज नोन एज डिक्टेशन। कैसे डिक्टेट करेंगे,
यस, ओके, अभी इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो दूसरा रूल हो गया। नाउ द थर्ड रूल, फैसा क्या रूल था? डेरिवेशन। दूसरा क्या हुआ? डिजाइन। डिजाइन बना लिया, यहां लिख देते हैं, ये रहा जीनस ताकि आपको याद रहे, और दूसरा रहा स्पीसीज। ना द थर्ड रूल इज अबाउट डिक्टेशन, कैसे लिखेंगे, डिक्टेशन। और बोलते हैं डिक्टेशन करते वक्त आप याद रखें, या तो आप इसे हैंड रिटन लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, और या तो आप इसे प्रिंट करवाएंगे, प्रिंटेड लिखेंगे। ओके, जब आप हैंड रिटन से लिखें, हाथ से लिखें, तो जीनस को भी अंडरलाइन करें और स्पीसीज नाम को भी अंडरलाइन करें। अभी मैं करके दिखाऊंगा सारे, और ये दोनों अंडरलाइन सेपरेट होनी चाहिए। जीनस की अंडरलाइन अलग, स्पीसीज की अलग। ऐसा ना हो कि आप एक साथ कर दें, ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। फिर देखें, जब जीनस का नाम लिखें उसकी अंडरलाइन अलग करें, और जब स्पीसीज का नाम लिखें तो उसको अलग अंडरलाइन करें। तो व्हेन हैंड रिटन इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। इसे सेपरेटली अंडरलाइंड करना जाना चाहिए। एंड व्हेन इट इज प्रिंटेड इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और इटैलिक्स क्या होता है अभी आप जान जाएंगे। ये मैं कैसा लिख रहा हूं, सीधा के तिरछा, तिरछा। तो जब प्रिंट करें तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, केवल आप तिरछा शब्दों में लिख दें। इट इज नोन एज इटैलिक्स। इटैलिक्स। सो पहला था डेरिवेशन, दूसरा था डिजाइन। डिजाइन में पहला पार्ट जीनस, दूसरा पार्ट स्पीसीज, तीसरा पार्ट डिक्टेशन। डिक्टेशन करते वक्त दो ही तरीके से लिख सकते हो, या तो प्रिंट करवाओगे या तो हैंड रिटन लिखोगे। हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा, जीनस अलग स्पीसीज अलग। और अगर प्रिंटेड होगा तो कैसे होगा? इटैलिक्स। एंड नाउ फोर्थ इज इट इज डिनोशन। कौन किसको डिनोट कर रहा है और कैसे डिनोट करना है। चलिए ये दोनों पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट हो गए। नाउ द डिनोशन, कैसे लिखें, डिनोशन। The fourth point is denotion. Okay, so denotion में बोलते हैं genus name should be written with the capital letter genus. It should be written with the or written with capital letter. तो फर्स्ट लेटर वहां पर होना चाहिए, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। एंड स्पीसीज नेम इट शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। तो जीनस का नाम जो होना चाहिए वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, और स्पीसीज का नाम जो होना चाहिए वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात को मैंने इतनी देर क्यों पढ़ाया? मैं चाहता तो एक बार में लिख के सारी चीजें दिखा देता। यकीन मानिए इस चैप्टर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल बनता है। उन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये सबसे पहले नंबर पर। अगर आप इस चैप्टर से एक चीज पढ़ के जाना चाहते हो कि यार इस चैप्टर नहीं पढ़ना, केवल एक चीज पढ़ना है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाइए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसलिए बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए मैंने पहले क्या बोला था। यस, अगर अच्छे बच्चे हो तो बता दोगे। पहला था डेरिवेशन, ओके। दूसरा क्या था? डिजाइन, ओके। तीसरा क्या था? डिक्टेशन। ये जबरदस्ती के शब्द मैं दे रहा हूं। और चौथा क्या है? डिनोशन। अगर आपको ये नहीं लर्न करने हैं तो कोई बात नहीं, मत करो, ये बकवास है। आपके सामने मैं एक स्पीसीज का नाम लिखने जा रहा हूं, मैंगो।
ये मैंगो का डेरिवेशन कहां से होना चाहिए? लैटिन से। तो चलो नाम देते हैं। डिजाइन कितने पार्ट में होने चाहिए? 2। पहला पार्ट जीनस, दूसरा स्पीसीज। डिक्टेशन में लिखने जा रहा हूं हैंड रिटन। चलो हैंड रिटन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिराइव करते हैं। मैंगो को हम लोग लैटिन में डिराइव करते हैं। सो लैटिन में डिराइव करते वक्त कैपिटल से चालू करेंगे। इट इज मैंगीफेरा। मैंगीफेरा, चूंकि हैंड रिटन है इसलिए अंडरलाइन। एंड नाउ डिक्टेशन करते वक्त इसकी स्पीसीज है इंडिका। ये इंडिया में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडिका। तो ये हो गया मैंगीफेरा इंडिका। और देखिए चौथी डिनोशन। डिनोशन मैंने बताया था, द जीनस शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। एंड द स्पीसीज शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, और ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। सो इट इज मैंगीफेरा इंडिका। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। चलो टैमरिंड लिखो, टैमरिंड। इमली का नाम लिखो मेरे सामने, लिखो। इसी तरीके से लिखना है। जब इमली का नाम लिखोगे पहले लिखोगे टैमारिंडस, और इसे सेपरेट अंडरलाइन करोगे, कैपिटल लेटर से चालू होगा। और स्पीसीज का नाम लिखोगे इंडिकस। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको सिखा दी, आप जान भी नहीं पाए। क्या? मैंगीफेरा भी इंडिया का प्लांट है और टैमरिंडस भी इंडिया का प्लांट है, लेकिन दोनों की स्पीसीज का नाम एक जैसा नहीं है। ये बताने के लिए कि दोनों स्पीसीज अलग है। देखो मैंगीफेरा इंडिका, इट इज इंडिका, इट इज इंडिकस, और इट इज ऑलवेज राइम विद द जीनस। ये राइमिंग होनी चाहिए। मैंगीफेरा में आ है एंड दैट्स व्हाई इंडिका में का है। टैमरिंडस में डस अस है एंड दैट्स व्हाई इट इज इंडिकस। सो ज्यादातर नाम, ज्यादातर नॉट ऑल, ज्यादातर नाम जब कभी एक ही जैसी स्पीसीज रखने के, नेमिंग करने की आती हैं तो उनकी राइमिंग के हिसाब से हम उनका नाम दे देते हैं। टैमरिंडस इंडिकस। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जो आप हैं, अगर आप वो लिख देते हैं तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन, मैन, सॉरी नॉट द मैन, इट इज ह्यूमन, ह्यूमन। और अगर ह्यूमन का नाम लिखेंगे तो हमेशा 4 बातें दिमाग में चलनी चाहिए। यस, फर्स्ट इज डेरिवेशन, डिजाइन, डिक्टेशन, डिनोशन। चलो तो ह्यूमन का नाम कैपिटल लेटर से होमो, सेपरेटली अंडरलाइन, सैपियंस, सेपरेटली अंडरलाइन। ओके, इट इज होमो सैपियंस। अब देखिए कैपिटल लेटर और सैपियंस। अगर मैं इस नाम को बिल्कुल सही लिखूं और लिख दूं होमो सैपियंस, और मैं हैंड रिटन किया हूं, देखिए सब कुछ मैं सही मान रहा हूं, और मैं एक साथ अंडरलाइन कर दूं, बताओ ये सही है कि गलत? गलत, क्योंकि हम लोगों को होमो अलग बेटा करना है, सैपियंस अलग करना है। और इस तरीके से वो 4 पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लो, 5वां आने वाला है। 5वां में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए 4 चीजें पढ़ा लो, फिर से मैं लिखवा दूंगा वो 4 चीजें। तो नाम देते वक्त अगर तुमको वो 4 पॉइंट नहीं याद आ रहे तो ऐसे याद रखो, कहां से डिराइव करेंगे, डेरिवेशन। दूसरा, कैसे डिजाइन करेंगे, कौन जीनस कौन स्पीसीज। फिर से बेटा मैं बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब कोई तो बात होगा। पहला पॉइंट है डेरिवेशन। अगर कोई एक लाइन में मुझे डेरिवेशन बताए तो यहां पर मैं इससे बोल सकता हूं या तो लैटिन या तो लैटिनाइज्ड, और लिखते वक्त इटैलिक्स। तो बच्चे नहीं समझ में आते कि सर लैटिन क्या है, इटैलिक्स क्या है। शब्द लैटिन के हैं, लिखना इटैलिक्स में। ओके, डेरिवेशन। दूसरा शब्द है डिजाइन। तो डिजाइन में पहले जीनस और दूसरी स्पीसीज। फिर इसके बाद हम लोगों ने शब्द दिया आपका डिक्टेशन। कैसे लिखेंगे? डिक्टेशन में या तो हैंड रिटन, उसके रूल अलग, और या तो प्रिंटेड, उसके रूल अलग। और फिर इसके बाद डिनोशन,
कैसे डिनोट करोगे लिखते वक्त? डिनोट करते वक्त जीनस विथ कैपिटल और स्पीसीज विथ स्मॉल। और देखिए आज नहीं तो आप कल भूल ही जाओगे 4 पॉइंट, इसलिए अपने दिमाग में याद रखना 4 डी हैं, डेरिवेशन, डिजाइन, डिक्टेशन, डिनोशन, और 5वां अगर कोई पॉइंट आता है इट इज ऑथर। अब आप बोलोगे व्हाट इज ऑथर? ऑथर उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले उस स्पीसीज का नेम दिया था। तो बताओ, मैं 4D के बाद एक ए लगा रहा हूं, ऑथर। अभी चलिए मैं ऑथर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं, कैसे ऑथर को समझेंगे। समझ में आया? हाउ डू वी अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर? चलिए, जैसे मैंने बोला मैंगो, अगर आपने मैंगो बोला तो मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं, सारी चीजें दिमाग में ला करके। वन इज नोन एज मैंगी फेरा इंडिका। तो अब आपको मालूम है इट इज जीनस, इट इज स्पीसीज। ये सेपरेटली अंडरलाइन है, ये सेपरेटली अंडरलाइन है। क्या दिक्कत हुई? फोकस गड़बड़ हो गया? एक है मैंगी फेरा, एक है इंडिका। अब आपने मैंगी फेरा कैपिटल लेटर से शुरू है, मैंगी फेरा इंडिका। अब इसके आगे मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, लिन। लिन और इंडिका को एक साथ अंडरलाइन करें या फिर केवल इंडिका को अंडरलाइन करें, लिन को अंडरलाइन ना करें। इंडिका को केवल अंडरलाइन करें, लिन अलग से लिख दें। वेयर लिन इज नथिंग बट इट इज ऑथर। और ऑथर कौन है? लीनियस, क्योंकि लीनियस पहले वैज्ञानिक हैं जिसने मैंगो का नामकरण किया था। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने नाम किया था उसका नाम लीनियस होगा। एक बड़ा अपसर्ड सा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर आज अगर कोई स्पीसीज ढूंढी जाए तो क्या उस स्पीसीज के नाम के आगे भी लिन लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अब लीनियस को मरे हुए बहुत साल हो गए। इसका मतलब आज जो वैज्ञानिक उसका नामकरण करेगा, आईसीबीएन आईसीजेडएन में कोड देगा, उस वैज्ञानिक का यहां नाम दिया जाएगा। लेकिन स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी के हर स्पीसीज का जो नॉमेनक्लेचर है उसके आगे क्या आएगा? लिन, बिकॉज इट वॉज गिवन बाई लीनियस। आज तुमने एक नई स्पीसीज ढूंढी, तुम गए अफ्रीका में और जंगल से एक नई स्पीसीज उठा के चले आए। अब बोलो इस स्पीसीज का जब नॉमेनक्लेचर होगा उसमें भी ये सारे रूल फॉलो किए जाएंगे, तो क्या साइंटिस्ट का नाम लीनियस रखा जाएगा? नो, बिकॉज इट इज अ प्रायोरिटी रूल। ये 6ठा पॉइंट आप लिख सकते हो, द 6th पॉइंट, रूल ऑफ प्रायोरिटी। रूल ऑफ प्रायोरिटी जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, इट इज नोन एज रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। याद रखना, 2 वैज्ञानिकों ने एक स्पीसीज का नाम ऑलमोस्ट एक ही समय पर दिया। मान लो अफ्रीका के जंगलों में अभी बहुत ज्यादा ऑर्किड की स्पीसीज ढूंढी जाती हैं, ज्यादातर समय पर ऑर्किड की अलग अलग स्पीसीज मिल रही, और ऑर्किड की स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर 2020 में किसी ने किया। पर 2020 में 2 लोगों ने 2020 में नई ऑर्किड की स्पीसीज ढूंढी, और पहले साइंटिस्ट ने नाम दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने नाम दिया, दोनों के नाम अलग हैं। लेकिन पहले साइंटिस्ट ने इसका नाम मार्च 2020 में दिया और दूसरे साइंटिस्ट ने इसका नाम जून 2020 में दिया। अब आप देखिए, दोनों समकालीन वैज्ञानिक हैं, एक मार्च में नाम दे रहा, एक जून में नाम दे रहा, दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, दोनों का नाम अलग। अब बताओ आईसीबीएन किसको फॉलो करेगा? पहले को फॉलो करेगा कि दूसरे को? पहले को, क्योंकि मार्च का महीना जून के महीने के पहले है। इसका मतलब पहले वाले वैज्ञानिक ने प्रायोरिटी पाली। किस बात पे प्रायोरिटी? इस बात पे पाली कि उसने नॉमेनक्लेचर पहले रिप्रेजेंट कर दिया आईसीबीएन के सामने, और आईसीबीएन के सामने जिसने पहले नॉमेनक्लेचर सारे रूल के साथ। अब पहले का नाम कब हटाया जा सकता है? जब पहले ने सारे रूल ना फॉलो किए हों। मान लो वो नाम लिया और उसे लैटिनाइज ना किया हो, तो बोलेंगे भैया तुम्हारा नाम तुमने पहले जरूर दिया लेकिन तुमने रूल फॉलो नहीं किया, इसलिए दूसरे का ले रहे। So there are 6 पॉइंट, और 6 पॉइंट में से आपकी बुक में 5 दिए हैं, डेरिवेशन, डिजाइन, डिक्टेशन एंड डिनोशन। इसके बाद 5वां ऑथर, और ऑथर हर बार लीनियस हो ऐसा जरूरी नहीं है।
So this was the binomial nomenclature for today, and from tomorrow onwards I will deal with the classification, taxonomy, species, genus, species, genus, family, order, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके टैक्सोनॉमिक एड्स। आप मेरे साथ बने रहे, मुझे अच्छा लग रहा। प्लीज़, चूंकि हम लोग आमने सामने नहीं, आप लोग बड़ी कोताही करते हैं, मैं बार बार आपसे शिकायत करता हूँ। अगर आपको वाकई ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस नंबर पे जरूर बताइए क्लास कैसे लगी। 1390 और अगर नहीं समझ में आई तब भी जरूर बताइए। किसी भी क्वेरी के बारे में बताइए, किसी भी क्वेश्चन के बारे में बताइए, किसी भी एनसीईआरटी की एक फोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आई विल डील इट विद कि उस एनसीईआरटी लाइन का मतलब क्या है। और प्लीज़ इंटरेक्ट करिए, क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं हैं। आप मुझे जितना बताएंगे मुझे उतना आसानी से आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। नो डाउट देयर में बी ब्लिट्स फ्लो। शुरुआत है, आज पहला और दूसरा दिन है, लेकिन ये हम 2 और क्लासेस में चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर हम लोग 4 क्लासेस में पहला चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। यानी मुझे लगता है 3.5 या 4 क्लासेस में एक चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो कल या फिर परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।